सईद, अनम्यूट करो बेटा जरा। सईद, अनम्यूट करिए जरा अपने आप को। सईद, आवाज आ रही है बेटा? यस सर। ओके, हम थोड़ी देर रुकते हैं, पार्टिसिपेंट अभी आए नहीं है अभी, आप अकेले ही ओके। हैं, फिर मैं चालू करता हूँ। ठीक है, म्यूट कर लो अपने। अस्सलाम वालेकुम। ऐसे ही फोन किया था, फिर मैं टाइम देखा तो मैं कट कर दिया, मेरे को टाइम याद, मतलब देखा नहीं था मैंने, ज़्यादा लेट हो गया। अच्छा, अलहमदिल्ला। सुन, मैं क्या अभी लेक्चर में हूँ कॉलेज के, ठीक है, आराम से बात करता हूँ।
अभी बस दो ही स्टूडेंट्स आए हैं तो हम थोड़ा वेट करते हैं। आवाज आ रही है आप लोग को? आमिर, सईद, आवाज आ रही है? आमिर और सईद अनम्यूट करिए। बेटा ये अपने ग्रुप पर जरा डालो, भूल गए क्या स्टूडेंट्स? बोलने में सारी है रोल। क्या हुआ? बोलने में दरगाह है ना दरगाह। हेलो सईद। यस सर। हाँ क्या हुआ, स्टूडेंट्स अभी तक ज्वाइन नहीं हुए? मालूम नहीं सर। कांटेक्ट में है कि नहीं आपके? ग्रुप पे तो है पर अभी तक आया नहीं, पता नहीं क्यों। अच्छा, एक और आया था, आमिर आया था, आमिर चला गया। आप मैसेज कर दो ना ऑफिशियल पे। आप लोग की क्लास की स्ट्रेंथ कितनी है? अभी 3 लोग हैं तो अनम्यूट कर सकते हो आप। सईद, यस सर। क्लास की स्ट्रेंथ कितनी है? आई थिंक 60 है सर। कितना? 60। 16? 60। 60 ओके 60। J7 मैक्स, अपना नाम लिखिए प्लीज, अपना नाम या रोल नंबर। जब आप लॉगिन करते हैं तो आप अपने नाम से या यूजर आईडी अपना नाम लिखिए या तो अपना रोल नंबर लिखिए, अटेंडेंस के लिए काम आएगा, नहीं तो आपकी अटेंडेंस नहीं हो पाएगी। J7 मैक्स।
माज, अनम्यूट करिए माज। माज अपना ऑडियो अनम्यूट करिए बेटा। यस सर। जी, आपके जो फ्रेंड्स हैं वो अभी तक ज्वाइन नहीं हुए हैं, ग्रुप पे मैसेज डाला है मैंने। हाँ अभी आ रहे सर। हाँ आ रहे, ज्वाइन कर रहे हैं अच्छा, अभी लेक्चर खत्म हुआ। अभी लेक्चर खत्म हुआ है? हाँ इसके पहले कौन सा था? मैं एमएमसी था। एमएमसी कौन? ये अपना जलाल सर लिए क्या? नहीं नहीं। अच्छा एमएमसी, हाँ। ईएक्सटीसी के कोई सर लिए रहेंगे। आफाक सर। आफाक अहमद आफाक सर लिए। सर। यस। वाली बात ना अच्छी है, मेरे को बोली बिल्कुल नहीं पसंद है कमेंट वाली बात। देखो सुनना था कोई अच्छी फेवरेट के पास जाना देखो। अब ये देखेंगे 2 मिनट अच्छा मेरा रिजल्ट अहमद खान डांट पड़ रही क्या?
बहुत ज्यादा पड़ रहा है इसके लिए। वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कोई बात अच्छी बात नहीं नंबर की बोली क्या वो एमएमसी बहुत लेट कर दी क्या उन लोग? आज हाँ, सर सर। पढ़ा रहे थे, सर का मूड था। क्या हुआ? सर अटेंडेंस ले रहे थे। अच्छा वर्बली अटेंडेंस ले रहे थे क्या प्रेजेंट? नहीं वो गूगल फॉर्म भेजे थे। गूगल फॉर्म तुम लोग को अगर मैंने भेजा वैसा एक भी बंदा नहीं रहेगा जो प्रेजेंट मार्क नहीं करेगा ना। अरे सर वो 2 मिनट के लिए रखते ले और इसके ही ग्रुप से अभी मैं इसके ही ग्रुप पे चैट में भेजते अभी मैं अगर ग्रुप पे भेज दूँ गूगल फॉर्म तो सब बच्चे तो प्रेजेंट मार्क्स रखने वाले। ग्रुप पे नहीं भेजते ना सर, करने को इसके चैट में भेजते जूम के। बैठा है 500 रुपए लेते 500-400 रुपये। अरे वायर अपन चाहिए राउटर अपन चाहिए उसका कनेक्शन उनका राउटर सब लगाए कोई नाटक। माइक थोड़ा दूर कर दे। हेलो हाँ क्या हुआ? बोलता है क्या हुआ? अहमद खान अहमद भाई थोड़ा हॉटस्पॉट बंद कर। आनंद भाई आनंद थोड़ा दूर हो जाओ, बहुत जोर से डांट पड़ी तुझे। हाँ थैंक यू। अहमद घर पे जाके लेक्चर अटेंड कर। अहमद बाहर बैठा है। किससे झगड़ा कर रहा है किसी से? चलो ठीक है, वी हैव 41 पार्टिसिपेंट और बाकी आते जाएंगे। आपकी स्क्रीन शेयर हो रही है? मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है ना? सबको दिख रहा है ना? यस सर। जरा ब्लर दिख रहा है, ब्लर ही दिख रहा है। मैं ब्लर दिख रहा हूँ? हाँ सर अभी इतने में ही काम चला लो, बहुत ज्यादा जब blur कॉलेज चालू होगा तो फिर एकदम अच्छे से देख लेना। 540 मेगा। अभी मेरे को देखना मोटा है इम्पोर्टेंट मतलब नहीं, उसको अभी मेरे को देखना इम्पोर्टेंट नहीं बेटा, अभी कंटेंट पे ध्यान दो। सर वो कंटेंट ही ब्लर दिख रहा है। कंटेंट ही ब्लर है। कंटेंट ब्लर दिख रहा है? तुम ऐसा बोलो ना। स्क्रीन ब्लर है भाई। ये लो मैंने ये दूसरी स्क्रीन पे शिफ्ट कर दिया। फिर भी ब्लर है। अभी वो तुम्हारा नेटवर्क कनेक्शन प्रॉब्लम रहेगा भाई। तुम मोबाइल पे हो क्या? सबके सब में ब्लर है सर, नहीं लैपटॉप पे। हुआ सर मैं भी लैपटॉप पे हूँ। ये जरा अभी क्लियर हुआ तो फिर मोबाइल मोबाइल पे जाओ। क्लियर हुआ। ओके ठीक है सर। ठीक है। अच्छा आपको मेरा नाम तो दिख रहा है, फ्लैश हो रहा है स्क्रीन पे। बाय द वे माय नेम इज मोहम्मद सिराजुद्दीन खान। आई हैड टेकन PP2 फॉर TME2 आई गेस। यस TME2। आपका मैंने अभी तक कोई लेक्चर नहीं लिया ना, कोई सब्जेक्ट? नहीं नो सर। नहीं सर ओके तो मैं अभी ये कॉलेज में कि अंजुमन इस्लाम क्लासिकल टेक्निकल कैंपस में मैं लेता हूँ प्रेस्टो डिजाइन, FEA, कैड कैम एंड DMS तो नहीं लेता हूँ मैं फिलहाल। कैड कैम, FEA और प्रेस्टो डिजाइन लेता हूँ। तो अभी फिलहाल के लिए अपना जो टॉपिक रहेगा, जो सब्जेक्ट है वो प्रेस्टो डिजाइन है। प्रेस्टो डिजाइन चालू करने से पहले बेटा अच्छा एक बात और कि ये जो प्लेटफॉर्म है, ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, अब हमको जैसे मैंने आपको गाइडलाइंस दिया था, सबने पढ़ा? आई होप पढ़ा होगा जो ग्रुप पे। हाँ हाँ सर। तो अपनी हेल्थ का भी ख्याल रखो। हाँ, देखो सर। कैसा है ना, अभी आपको रेगुलर 10 से 4 तक आपको कंटिन्यूअस बैठना है, जो कि शायद कोई बैठा होगा। तो बैठे थे ना कंटिन्यूस, सर कल। हाँ तो कंटिन्यूस स्क्रीन पे आप देख रहे हो और कंटिन्यूसली आप एक ही पोस्चर में बैठे हो ज्यादातर, तो कैसा बैक प्रॉब्लम होगा और आंखों को भी तकलीफ होगी। तो उससे बेटर है कि आप जब भी एक लेक्चर खत्म होता है ना तो फ्रेशन हो के आओ। और क्योंकि अपन कैसे अभी कॉलेज जाते हैं तो फिजिकल एक्टिविटी बहुत सारी होती है तो इसमें मालूम नहीं पड़ता, मगर जब घर पे बैठना है और इतना घंटे इतने आवर्स के लिए बैठना है
so you will experience physical changes in yourself. ठीक है, तो what I फिर suggest आज is तो ब्रेक भी नहीं दिया। हाँ तो ठीक है ना, इसीलिए तो बोल रहा हूँ कि आप लोग को फिजिकल एक्टिविटी जो है ना, फिजिकल एक्सरसाइज घर पे यूट्यूब पे बहुत सारी 10 मिनट 15 मिनट वाली एक्सरसाइजेज हैं, वो देखो। और वो जरूरी नहीं है जिम जाना, थोड़ा लाइट एक्सरसाइजेस किया ना तो बॉडी शेप में रहेगी, ना तो कैसा बहुत कुछ निकल जाएगा बाहर। ठीक है, निकल चुका था, निकल चुका तेरा। फैल गया ऊपर। नमाज के लिए ब्रेक तो पकड़ के रखना, निकलने क्यों दे रहा है? नहीं निकल, नहीं होता वो। चलो ठीक है, अपना किसी का निकलने मत दो। वेट, नहीं कहाँ से निकला था निकल और रहा है? निकला तो। ठीक है। 18 ME 53। हाँ, खान सलमान। ये जो सब्जेक्ट है ब्रश टूल डिजाइन, आपने PP2 जलाल सर ने आप लोग को कराया था, PP2 आपका हुआ था, कहाँ तक हुआ था आपका सब्जेक्ट? पता नहीं सर, पता नहीं। स्टार्ट भी नहीं हुआ अबे ये तो सर ज्यादा एक्चुअली ये कौन सर बोला कभी ये? FM कौन बोला लेते थे, ये? कभी PP लेते थे। स्टार्ट भी नहीं हुआ, वही कौन चैट बोला था। रही है? स्टार्ट तो फर्स्ट और हुआ था, सेकंड दो ही चैप्टर। स्टार्ट तो हुआ था। गुड्डू भैया बोलिए। चलो ठीक है, PP2 में आप लोग को एक टॉपिक था रिलेटेड टू शीट मेटल। ठीक है, अब वो टॉपिक का इन लोग ने एक सब्जेक्ट बना दिया है, एंड दिस सब्जेक्ट इज ऑप्शनल बाय द वे, ये ऑप्शन में आता है, आपको डिपार्टमेंटल इलेक्टिव करके है ये सब्जेक्ट। ठीक है, अभी ये सब्जेक्ट को आपके सिलेबस में इंट्रोड्यूस होके 2 साल हो गया है, अभी नया नया सब्जेक्ट है, 2 साल से मैं ही पढ़ा रहा हूँ। एंड तो आपने अपने सीनियर्स से किसी से बात किया? सीनियर्स हैं आपके कांटेक्ट में कोई? तो सीनियर्स से बात कर लेना ये सब्जेक्ट के बारे में, देखो कैसा रहता है। अभी फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूं, इफ 700 इज योर ग्रैंड टोटल ऑफ द एंटायर सेमेस्टर, अभी कौन सा सेमेस्टर है? 5th ना? हाँ, सबको मालूम है ना? यस सर। सेमेस्टर में आ गया आप। हाँ, तो अगर 700 फॉर एग्जांपल 700 अगर आपका ग्रैंड टोटल है, तो 1% कितने का हुआ? अल्लाह 7 माशाल्लाह, 7 कितना टाइम लगा? अरे सर म्यूट वो से तो म्यूट म्यूट कर रहे नहीं, थे। अनम्यूट Seven- नहीं। इधर से उधर तक जाने टाइम 7 मार्क्स का 1% हुआ। ठीक है, अब जो आपका सिलेबस है उसमें ये देखो, ये दिख रहा है आपको DLOC दिखा? मार्क किया मैंने। हाँ सर अभी दिखा। हाँ, तो अब इसमें जो है आपके पास 80 मार्क्स का थ्योरी है, 20 मार्क्स का यू हैव UT 1 UT 2 का जो एवरेज निकलता है वो। ठीक है, एग्जाम जो है वो 3 घंटे का ड्यूरेशन का रहेगा, तो टोटल कम्स आउट टू बी 100। अपार्ट फ्रॉम दिस व्हाट यू हैव इज ये मैन्युफैक्चरिंग साइंस लैब। ठीक है, ये दिख रहा है आप लोगों को मैन्युफैक्चरिंग साइंस लैब? हाँ सर। अब डिपार्टमेंटल इलेक्टिव में इन लोग ने क्या किया है, डिपार्टमेंटल इलेक्टिव में इन लोग ने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, एक है थियरी, एक है प्रैक्टिकल, और इन लोग ने प्रैक्टिकल को दूसरा नाम दे दिया है, दैट इज मैन्युफैक्चरिंग साइंस लैब। मतलब PTD का जो प्रैक्टिकल होगा, एवरीवन विथ मी? यस सर। PTD का जो प्रैक्टिकल होगा ना बेटा, PTD का प्रैक्टिकल ये नाम से जाना जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग साइंस लैब। तो मैन्युफैक्चरिंग साइंस लैब को आप ऐसा नहीं समझना कि ये दूसरा सब्जेक्ट है, दूसरे सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल है। इट इज द प्रैक्टिकल ऑफ डिपार्टमेंटल लेवल ऑप्शनल कोर्स, दैट इज PTD। ठीक है, अब PTD के साथ हमारे पास है यहाँ पे PTD के पास, दैट इज प्रेस टूल डिजाइन के साथ हमारे पास आता है ऑप्शन में मशीन साइंसेस एंड टूल डिजाइन, एंड अनदर टॉपिक इज डिजाइन ऑफ जिग्स एंड फिक्चर्स। ये दोनों जो टॉपिक हैं दीज आर नॉट दैट स्कोरिंग एज कंपेयर टू PTD। PTD में क्या होता है, PTD में आपने जो PP2 में पढ़ा है, PP2 में जो शीट मेटल का पढ़ा है, वो जो प्रोसेसेस होते हैं शीट मेटल पे, प्रेस वर्किंग, ऐसे बहुत सारे अपने स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने डिप्लोमा किया है। डिप्लोमा वाले भी है ना यहाँ पे?
आपके क्लास में? हाँ सर Okay, so you people will find it very easy. The subject is very easy for you. Apart from the easiness of this subject, अगर आप अपने सीनियर से रिव्यू लेंगे ये सब्जेक्ट का, तो आपको समझ में आएगा कि मैक्सिमम एक, इनफैक्ट मैं आपको अगर टोटल काउंट बताऊं तो आउट ऑफ द टोटल ओनली 2 पीपल हैव फेल्ड, ऑलराइट, एंड वो 2 बच्चे इसीलिए फेल हुए थे क्योंकि उसमें से एक एब्सेंट था और एक वो क्लास अटेंड नहीं करता था, तो वो कॉपी करते हुए पकड़ा गया था। ठीक है, उन दोनों के अलावा एंटायर क्राउड, एंटायर क्लास एंड एंटायर बैच, मैं दोनों क्लास की बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं दोनों क्लास में पीटीडी पहले भी लेता था, उसके पहले साल भी ले रहा था, तो लास्ट ईयर की बात है और उसके पहले की भी बात है। पिछले लास्ट टू लास्ट ईयर 3 बच्चे फेल हुए थे, उसमें से 2 बच्चे कॉपी करते हुए पकड़े गए थे और एक बच्चा एब्सेंट था। और लास्ट ईयर की बात करूँ तो 2 बच्चे फेल हुए थे, उसमें से एक बच्चा कॉपी कर रहा था और एक बच्चा एब्सेंट था। तो ये टोटल फिगर है जो हमारे पास है। एंड जितना ये सब्जेक्ट की बात है तो मैक्सिमम लोगों ने 65 अबाउ ऑब्टेन किया है ये सब्जेक्ट में थियोरी में। मतलब अगर आप 80 मार्क्स में से इफ यू ऑब्टेन 65 एंड अबाउ, इट इज अ वेरी गुड स्कोर। ठीक है, एंड इनफैक्ट अपने कॉलेज से ही यूनिवर्सिटी टॉपर है, शायद 74 मिला हो, तो 73 या 75 ऐसा कुछ है मार्क्स। ठीक है, तो दिस सब्जेक्ट इज वेरी स्कोरिंग। तो मैं जो बोलना चाह रहा हूँ ये है कि अगर फॉर एग्जाम्पल अगर आपका जो ग्रैंड टोटल है वो 700 मार्क्स का है और अगर 1% आपका 7 मार्क्स का है, जो कि ये कैलकुलेशन में आता है, अप्रोक्सीमेशन बता रहा हूँ सर, तो आपको हर एक मार्क्स की वैल्यू करनी चाहिए। ठीक है, ऐसा तो नहीं, अभी आपके पास ये सिलेबस में ये सब्जेक्ट 5th सेमेस्टर में शायद 5 सब्जेक्ट है, राइट? 5 सब्जेक्ट। तो अगर 5 सब्जेक्ट में से ऐसा तो नहीं है कि आप हर सब्जेक्ट में एकदम अच्छे होंगे, तो आपको कहीं ना कहीं समझो फॉर एग्जांपल एक सब्जेक्ट में आपको ऐसा लगता है कि यार बहुत बुरा, मतलब मैं आई एम नॉट गुड इन दैट सब्जेक्ट, तो मुझे उसका कॉम्पनसेशन चाहिए ना मार्क्स का। तो ये जो सब्जेक्ट है पीटीडी विल कॉम्पनसेट इन योर लॉस। जो आप दूसरे सब्जेक्ट में जितना स्कोर नहीं कर पाओगे उतना ये सब्जेक्ट में स्कोर करके कॉम्पनसेट कर लोगे। क्योंकि बेटा एक बात है कि आपका ये 5th सेमेस्टर आ गया है, 5th सेमेस्टर के बाद आप 6th सेमेस्टर में कब चले जाओगे एंड 7th एंड 8th आपका कब खत्म हो जाएगा आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, बहुत लोग हैं डिप्लोमा करके आ गए, बहुत लोग हैं जो फर्स्ट ईयर में आए। अब आप जब फर्स्ट ईयर में आए, अब आप सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर, कुछ मालूम पड़ा क्या? कुछ फीलिंग आई कैसे आ गए? ऐसा लग रहा है, ऐसा लगता है कि यार अभी तो कॉलेज ज्वाइन किया था, अभी हम थर्ड ईयर में भी आ गए, 5th सेमेस्टर भी खत्म होने स्टार्ट हो गया, खत्म होने आ जाएगा, मालूम भी नहीं पड़ेगा, है ना? तो ये जो टाइम है बहुत जल्दी जाता है। तो अब जो Yes, 8th सेमेस्टर के बाद जब आप, मतलब फॉर एग्जांपल अभी समझो 8th सेमेस्टर का लास्ट पेपर है और लास्ट मिनट जब आपका पेन विल लिफ्ट द पेपर, जब आपका पेन आपका पेपर छोड़ देगा एग्जाम में, और उसके बाद 10th देते हैं अपन, 10th के बाद अपन को समझ में आता है ना, अपन को अपन एकदम रिलैक्स रहते हैं मार्केट में और अपन घूमने जाते हैं, खेलते हैं, क्योंकि अपन माइंडसेट अपना रिलैक्स रहता है कि यार 10th के बाद अपन को 11th तो देना ही है। अब 11th 12th के एग्जाम के बाद भी हमको ऐसा लगता है यार 12th के बाद भी हम 1 महीना 2 महीना खेलते हैं, ऐश में रहते हैं, क्योंकि हमारे माइंडसेट में रहता है कि यार ग्रेजुएशन तो करना ही है। मगर जब ग्रेजुएशन हो जाता है ना, दिस 8th सेमेस्टर जब ये खत्म हो जाता है तो लाइफ इज कम्प्लीटली ब्लैंक। आप क्या करोगे ना, ज्यादा से ज्यादा 1 हफ्ता 1 महीना खेलोगे, उसके बाद आपको जॉब ढूंढना पड़ेगा क्योंकि उसके बाद पढ़ाई खत्म हो जाती है। हाँ, अमान अख्तर बोलिए, हाथ उठाया आपने? अरे सर वो गलती से हुआ। अच्छा, गलती से हुआ तो कंटिन्यू। अच्छा, तो जब आप 8th सेमेस्टर अपना कंप्लीट कर लेते हो ना, तो उसके बाद लाइफ इज कम्प्लीटली ब्लैंक, उसके बाद कुछ समझ में नहीं आता आपको क्या करना है लाइफ में। तो फॉर दैट सिचुएशन जब ये 8th सेमेस्टर खत्म हो जाएगा, जब आप लोग इंजीनियरिंग ग्रेजुएट बन जाओगे, तब आप लोग को एकदम बैक ऑफ द माइंड यू शुड बी कंफर्म कि हाँ मुझे ये फील्ड लेना है, ये पर्टिकुलर ब्रांच में मेरे को आगे करना है, या आगे पढ़ाई करना है, या जॉब सर्च करना है, व्हाटएवर इट इज। तो अभी बहुत लोग ऐसे रहे, देखो ऐसे अब भी मैं गारंटी दे के बोलता हूँ कि 95% ऑफ यू पीपल डोंट नो व्हाई डू यू पीपल हैव सिलेक्टेड इंजीनियरिंग। आपने इंजीनियरिंग लिए कि इंजीनियरिंग आपकी ले रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा है अभी तक। बहुत लोग ऐसे हैं, है कि नहीं? हाँ सर, है ना, बहुत है। True, sir. True, sir. Yes, sir. है ना? तो अभी सही है। तक अभी जो आपकी सिचुएशन है, देखो मैं, आप लोग मेरे को एज अ प्रोफेसर जानते हो, मगर जब पर्सनली जानोगे तो आप एकदम टेंशन में आ जाओगे कि मैं कैसे प्रोफेसर बन गया हूँ। ठीक है, वो स्टोरी कभी और सुनाएंगे आपको।
मगर देखो कैसा रहता है कि अभी क्योंकि मैं भी स्टूडेंट रह चुका हूँ, तो मुझे मालूम है कि एक स्टूडेंट की जो माइंडसेट रहता है वो कैसा रहता है। बहुत कम लोगों को मालूम रहता है कि उन्होंने इंजीनियरिंग तो लिया मगर मैकेनिकल ब्रांच क्यों सेलेक्ट किया, बहुत कम लोगों को मालूम रहता है। ठीक है, क्योंकि बहुत ऐसा रहता है कि शायद घर में कोई गाइडेंस के लिए नहीं है, या तो पेरेंट्स ने बोल दिया तो मुझे लेना है। ठीक है ना, तो मैंने किसी से देखा, किसी को आगे बढ़ते हुए देखा और मैं इंस्पायर हो गया तो मैंने इंजीनियरिंग सेलेक्ट करी। मगर फिर इंजीनियरिंग में घुसने के बाद मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि भाई मैं कर क्या रहा हूँ यहाँ पे, है ना। तो अब नाउ इट इज ऑलरेडी टू लेट, यू हैव रीच्ड थर्ड ईयर, और आपने थर्ड ईयर के बाद अभी एक ही पड़ाव बाकी है, दैट इज योर फाइनल ईयर, और वो भी कब आएगा कब जाएगा कुछ समझ में नहीं आएगा। So you better be prepared for this particular region, that is 8th semester, or the minimum criteria that you have, that every company needs is 60%. 60% का eligibility criteria होता है। अगर आपके पास 60% and above है तो you are eligible for the interview. राइट, तो इंटरव्यू के बाद की जो दुनिया है वो तो आपको क्रैक करनी है। आपको मतलब कैसे आपके स्किल्स के ऊपर डिपेंड करता है, आप वो पर्सनल इंटरव्यू और टेक्निकल इंटरव्यू जो भी जितने भी राउंड होते हैं वो कैसे क्रैक करेंगे। मगर आपको एंट्री के लिए आपको ये टिकट है ना 60% वाला, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आपको अभी से डिसाइड करना होगा कि आपको कौन सी फील्ड में जाना है आफ्टर योर ग्रेजुएशन। अदरवाइज थिंग्स विल बी वेरी 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 डिफिकल्ट फॉर यू, बिकॉज सीन ऐसा है, बहुत लोग शायद मुमरा के होंगे, बहुत लोग कल्याण के होंगे। आई बेसिकली स्टे इन कल्याण। अगर फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कल्याण की ही बात करूं तो कल्याण से कल्याण टू करजत जब आप जाते हो तो एवरी स्टेशन बिटवीन कल्याण एंड करजत हैज अ कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज। ठीक है, अब हर स्टेशन पे अगर इंजीनियरिंग कॉलेज है और हर स्टेशन पे मैकेनिकल ब्रांच है और हर मैकेनिकल ब्रांच में 120 का इनटेक है, तो आप सोचो कि अगर ये छोटे से रीजन में ही अगर मैं कंपैरिजन करने जाऊं तो कितने सारे कॉलेजेस है और कितने बच्चे निकलने वाले हैं हर कॉलेज से। वैसे ही आपका जो पनवेल का लोकेशन है, पनवेल हुआ, पनवेल के अंदर ही इतने सारे कॉलेजेस हैं, तो उसके अंदर भी हर कॉलेज में मैकेनिकल ब्रांच है, तो उधर से भी बच्चे निकलेंगे, तो आपके कंपटीशन विल बी वेरी हाई। तो हर एक मार्क्स जो है, हर एक परसेंट जो है वो काउंट करता है। अब मैं इतनी स्टोरी आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जब मैं आपको सिलेबस दिखा रहा हूँ एंड दिस 25 मार्क्स दैट यू हैव, इसका मैन्युफैक्चरिंग साइंस लैब का, दैट इज द प्रैक्टिकल ऑफ पीटीडी, वो 25 मार्क्स में से आई वांट यू पीपल टू स्कोर द मैक्सिमम विच इज देयर इन योर कैलिबर। मतलब कैसा है, आपको 24 भी मिल सकता है, ट्रस्ट मी, आई हैव गिवन 24 ऑल्सो, राइट, पीपल हैव ऑब्टेन 24 ऑल्सो। इसके अंदर टर्म वर्क नहीं है, तो वो एक आपके लिए ड्रॉबैक है, बिकॉज टर्म वर्क, तो अगर टर्म वर्क होता तो आपके बहुत फायदे हो जाते, बट टर्म वर्क नहीं है। तो आपको जो मेहनत करनी है वो अपनी मेहनत करनी है। मतलब एग्जाम तो मैं नहीं लिख सकता ना आपका, या कोई प्रोफेसर नहीं लिख सकता, तो ये जो आपकी 80 मार्क्स की जो मेहनत है वो आपकी खुद की है। मतलब आप जो मेहनत इनपुट करोगे वही आपको आउटपुट मिलेगा आउट ऑफ 80। तो आई वांट यू पीपल टू बी वेरी कॉन्सेंट्रेटेड एंड टू बी वेरी अटेंटिव इन दी लेक्चर, क्योंकि आपने सबने फीस भरी है, आपने सबने फीस, कोई तो सलमान अंसारी भाई थोड़ा देर म्यूट कर लो। हाँ, थैंक यू। अब आपने सबने फीस भरी। देखो मेरे को एक बात बताओ, एक जनरल स्टेटमेंट बता रहा हूँ। देखो ये जो प्लेटफॉर्म है ऑनलाइन टीचिंग का, दिस इज न्यू टू यू पीपल ऑल्सो, दिस इज न्यू टू अस ऑल्सो। अभी मेरे को फिलहाल के लिए मेरा जो अभी तक का जो करियर है, मैं 11 साल से पढ़ा रहा हूँ, अभी तक का जो करियर है, जो जर्नी है, उसमें 1-to-1 इंटरेक्शन हुआ है स्टूडेंट्स के साथ। तो आई कैन रीड योर फेस, मेरे को समझ में आता है कौन सा बच्चा कैसा है, किस लेवल पे उसको समझ में आया, मुझे कितनी मेहनत करनी है उसके ऊपर। तो वो सारा चीजें फिजिकली जब मैं पढ़ाता हूँ तो मेरे को समझ में आता है। मगर नाउ सिनेरियो इज डिफरेंट एंड वी हैव टू अडेप्ट टू द चेंज दैट हैज टेकन प्लेस। तो अभी ऐसा लग रहा है, आप लोग देखो, किसी को मैं देख नहीं पा रहा हूँ ना, आप मुझे देख पा रहे हो बिकॉज ऑफ नेटवर्क कनेक्टिविटी। अगर मैं वीडियो ऑन करूंगा तो आपकी नेटवर्क अगर लो रहेगा तो यू विल नॉट बी एबल टू हियर द ऑडियो क्लियरली, इसीलिए मुझे मजबूरन अपना वीडियो बंद करना पड़ा है और आप लोग भी अपना वीडियो और ऑडियो म्यूट करके बैठे। तो इट इज लाइक टॉकिंग टू माई सेल्फ, आई एम टॉकिंग टू माई सेल्फ, ऐसा फील आ रही है कि सामने वाला कुछ रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, मैं देख नहीं पा रहा हूँ, तो इट इज लाइक रोबोटिक टॉकिंग, बट स्टिल it is we are humans, we are tend to adapt to the changes that are taking place. So coming back, मैं बोल रहा था आपको कि आपने फीस भरी है,
सबने अच्छी खासी अमाउंट अभी भी आपने शायद फीस भरी होगी। तो अभी मेरे को बताओ कि अगर आप बाहर जाते हो, कहीं घर के बाहर जाते हो, कोई फकीर मिलता है तो आप लोग से 1 रुपए या 10 रुपए भी निकलता है क्या जेब से? निकलता है सबके? Sometimes. डिपेंडिंग ऑन द फकीर समटाइम्स सर। ना। हाँ, अभी आपने फीस कितनी भरी है बेटा कॉलेज में? पिछले साल भी कितनी भरी थी? 80,000. 80 84 80 व्हाटएवर। 85. 80 तो आपकी फीस हो गई, ठीक है। चलो अपन कैलकुलेट करते हैं कि आपने कितना इन्वेस्ट, आपने नहीं, इनफैक्ट आपके पेरेंट्स ने कितना इन्वेस्ट किया है। आपने 80,000 इन्वेस्ट किया है, अपने आपके पेरेंट्स ने इनफैक्ट 80 के, प्लस आपकी बुक्स हुआ, उसका 10 पकड़ लो, है ना, कितना हुआ 90 के बाद अगर आप लोग क्लासेस जाते हो, है ना, फिर आप लोग हो मैकेनिकल के बच्चे कंप्यूटर EXTC के बाहर मंडराएंगे, है ना। अब वहां पे फिर अलग अलग स्टोरी चालू होती है, फिर उनके लिए आप खर्चा करते हो, है ना, उनका भी अलग रहता है ना। उसका 10-15 अलग। हाँ, 10-15 में हो जाता तेरा। The Xerox. अब तू जाएगा तो नखरे तो उठाना पड़ेगा ना भाई। तो CCD, मैकडॉनल्ड्स, फिर यहाँ घूमना वहां घूमना, ये नहीं खाना है वो खाना है ना, नखरे तो उठाते हो ना। पिक्चर दिखा रहा है। सिनेपोलिस सर। कैंटीन कॉफी 10 रुपए। हाँ, फिर गिफ्ट दोगे। हाँ ना सर, बहुत नखरे उठाने पड़ते हैं। बहुत नखरे उठा। PVR तेरे हैं ना, सब एक्सपीरियंस वाले सर। सब एक्सपीरियंस वाले। सही है। हाँ, तो रुक जा अभी जज्बाती मत हो, पूरा नहीं सुनना मेरे को। फार्मेसी में जा। हाँ, तो फार्मेसी में भी जाता। सर जाहिद अभी सबकी पोल खुल रही है, ठीक है। दैट इज नेशनल नॉर्मल, लेवल प्लेयर है सर इन लोग। दैट इज नॉर्मल, इट इज द पार्ट ऑफ लाइफ। अब देखो, अब यहाँ पे मैं आपको बायो नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको ये कैलकुलेशन बता रहा हूँ, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेटली एक साल का यू स्पेंड अराउंड 1,20,000 फॉर एग्जाम्पल, है ना। अप्रोक्सीमेटली देख लो सब पकड़ के, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, आपका जो मेंटेनेंस है, आपकी उनका जो मेंटेनेंस। स्कॉलरशिप 25 आता है वापस। हाँ, अच्छा वो ओके आता है 25,000. आता है। अच्छा। आया नहीं सर। हाँ, तो वो कट करके बोला ना मैं, कट करके। ठीक है सुन। तो 1 लाख अप्रोक्सीमेटली 1,20,000 you spend on yourself, your maintenance, your books, your college fees, your tuition fees, everything. चलो ट्यूशन नहीं लगाते हो तो सुन अभी आगे का सुन। अब ये जो अमाउंट है ये तुम रिकवर कैसे करोगे? मैं बोला था आपको कि आपको एक फकीर को देने के लिए 10 रुपए नहीं होते हैं। 10 रुपए इज नॉट अ बिग अमाउंट टू गिव अ पर्सन इन नीड, but you giving the college 1,20,000 for your training or to be called as engineering graduate। आपको ये अगर मैं समझो 10 रुपए का सामान लूं और मेरे पास 5 ऑप्शन है, तो मैं सबसे अच्छा ऑप्शन सिलेक्ट करूंगा ना 10 रुपए इन्वेस्ट करने के लिए। वैसे ही अगर मैं 1,20,000 दे रहा हूं टू द कॉलेज, तो आई वांट द बेस्ट सर्विसेज टू बी प्रोवाइडेड टू मी। जाहिर सी बात है, अगर मैं इतना इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो मुझे उसका रिटर्न भी चाहिए ना। और क्यों? क्योंकि मैं इन्वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, मेरे पेरेंट्स इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनकी मेहनत की कमाई है, ठीक है। तो यू हैव टू टेक बैक दिस अमाउंट। अब ये आप वापस कैसे लेंगे? टू गेट योर सेल्फ ट्रेन्ड टू बी अटेंटिव, ऑलराइट, टू बी अटेंटिव इन द क्लास। जो भी आपको डाउट है, देखो कैसा है, मैं आपके दिमाग में हूं नहीं, आपको खुद डिसाइड करना है कि आपको कौन सी चीज नहीं समझे, कौन सा टॉपिक नहीं समझे। आप मुझे 1000 बार पूछोगे ना, इट इज माई ड्यूटी कि मैं आपको 1001 बार आपको समझाऊं, क्योंकि आई एम गेटिंग पेड फॉर इट। तो यू आस्क मी 100 टाइम्स, आई विल एक्सप्लेन यू 100 टाइम्स। मगर इतना मेरे लिए कर देना कि आपको जो डाउट है वो जरूर मुझसे पूछना। यू प्लीज आस्क मी एंड क्लियर ऑल योर डाउट। बिकॉज देखो, ये जो प्लेटफॉर्म है, ये प्लेटफॉर्म पे हम सब पढ़ने आए हैं, राइट। आप भी सीख रहे हो, मैं भी सीख ही रहा हूँ सबसे। तो हमारा जो सीखने का दौर है वो कभी खत्म नहीं होगा। So we all are learning, and this is a common platform for everyone, wherein we are here to learn and not to give what we have learned.
राइट। तो मेरी स्टोरी अलग है, मगर एज अ स्टूडेंट यू आर हियर टू लर्न। तो ऐसा कोई नहीं है कि एक स्टूडेंट अच्छा है एक स्टूडेंट बेकार है, नहीं, ऐसा कोई कोई कैलकुलेशन नहीं होता है। आप सब एक ही प्लेटफॉर्म पे, आप सब अभी पढ़ने आए हो, सब सीखने आए हो। अगर ग्रेजुएशन के बाद में बोलूं, ग्रेजुएशन के बाद में बोलूं कि आपको लेबर बनना है क्या, आप लेबर बनना चाहते हो क्या ग्रेजुएशन के बाद? कोई कोई है ऐसा जो लेबर बनना चाहता है नो सर। ग्रेजुएशन के बाद? नहीं ना, तो लेबर नहीं, आप मैनेजर बनने वाले हो। एंड मैनेजर, मैनेजर का रोल क्या होता है? वो क्राउड को एड्रेस करता है, क्राउड को। और क्राउड को एड्रेस करने के लिए उसको माइक पकड़ना पड़ता है, उसको वो टॉपिक पे, कुछ टॉपिक पे ऑन द स्पॉट बोलना पड़ता है, उसकी उतनी नॉलेज होनी चाहिए, है ना। अब वो नॉलेज के लिए क्या होगा, उसका बैकग्राउंड स्ट्रांग होना चाहिए। बैकग्राउंड स्ट्रांग होने के लिए क्या होगा, उसके अंदर के जो डाउट्स थे वो क्लियर होने चाहिए। और डाउट्स कैसे क्लियर होते हैं? जब उसने कॉलेज का जो दौर है उसका, उसमें सामने से आके अपने डाउट पूछा और प्रोफेसर ने वो डाउट क्लियर किया, तब जाके उसके डाउट क्लियर होंगे। क्योंकि कैसे है, अभी अगर आपको डाउट आपने पूछा, और छोटे से छोटा डाउट होने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, छोटे से छोटा डाउट होने दो, बीट लेम, एनी लेम डाउट, और दुनिया हंसने दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हंसने दो लोगों को, क्योंकि यहाँ पे सब कोई कोई तोड़ू बंदा नहीं है, यहाँ पे सब वही लेवल पे हैं। तो अगर आपने उनके बीच में डाउट पूछा और अगर 10 बच्चे हंस भी दिए आपके ऊपर, तो भी कुछ आपका कुछ जाने वाला नहीं है। आपका डाउट क्लियर होना इंपॉर्टेंट है। क्यों? बिकॉज यहाँ पे बेइज्जती नहीं हो रही है, यहाँ पे लोग हंस रहे हैं, इट इज नॉट बेइज्जती। बिकॉज अगर मैं जो हंस रहा हूँ उनको भी खड़ा करूंगा तो उनको भी नहीं आएगा, ठीक है। तो अभी आप सीख रहे हो, मगर हाँ, बेइज्जती कब हुई कि जब आप ग्रेजुएशन करने के बाद जब आप जॉब ज्वाइन करोगे, और जॉब ज्वाइन करने के बाद फिर अगर आपसे कुछ पूछा गया या आपको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी और आपको नहीं आया, तब जाके आपकी बेइज्जती होगी, राइट। क्योंकि ये बंदा मैनेजर है, उसको मैनेजर को कुछ खुद ही कुछ नहीं आता। फॉर एग्जाम्पल, आप 10 बंदे लेबर अपने नीचे आपको असाइन कर दिए और आप मैनेज कर रहे हो उनको, मगर आपको वो जो प्रोसेस है वो ही नहीं आता, तो आप जाके क्या पूछोगे? आप जाके अपने लेबर से पूछोगे, भाई मैं नया आया हूँ, जरा मेरे को बता दे इसका क्या करने का है। हाँ, तो मैनेजर, जो मैनेजर अगर लेबर को पूछ रहा है, लेबर 10 लोगों को जाके गाएगा, देख मेरा साहब आया था, मेरे को पूछ रहा था, उसको खुद नहीं आता कुछ, है ना। तो दैट इज बेइज्जती। तो इन ऑर्डर टू प्रिवेंट योर सेल्फ टू गेट इन टू दैट सिचुएशन wherein you have to be very like known in the company, अपनी पहचान बनाने के लिए क्या है ना, अभी अपने आप को थोड़ा पकड़ के, ये सेक्शन जो पढ़ाई का सेक्शन है उसमें देखो सब कुछ करना है हमको। ऐसा नहीं है कि हमको बुकवर्म बनना है, आपको सब कुछ करना है। आई एम वेरी ओपन टू एवरीथिंग, ऑलराइट, क्योंकि आपकी सिचुएशन से मैं भी जा चुका हूँ, ऑलराइट। तो आपको लाइफ का हर पहलू, हर हर सेक्शन आपको जीना है, सब एक्सपीरियंस करना है, अच्छी चीज है, टू बी वेरी स्पेसिफिक। एंड जी अमान कुछ बोले? अच्छा, नहीं तो सर। आपको घर पे बात कर रहा हूँ। खाना खाने का रेडी कर। आपको वो सारी चीजें एक्सपीरियंस करनी है। अपार्ट फ्रॉम दैट मैकेनिकल इंजीनियर भी बनना है। और मैकेनिकल इंजीनियर ना बेटा कैसा है, आप मैकेनिक बीइंग अ मैकेनिकल इंजीनियर, आप हर फील्ड में बीट इलेक्ट्रॉनिक, कंप्यूटर, सिविल, आईटी, ईएक्सटीसी, जैसे माइक्रो कंट्रोलर हमको पढ़ाया जाता है, हमको माइक्रो कंट्रोलर आता है, बीडब्ल्यू हमने सीखा है, बीडब्ल्यू आता है। देन कंप्यूटर्स का बेसिक्स हमको आता है, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग हमको आती है, आगे जाके वो भी है आपके सिलेबस में है। तो एवरीथिंग, पावर, देन मोटर, देन इलेक्ट्रॉनिक, देन इलेक्ट्रिकल, सब कुछ वी नो एवरीथिंग, राइट। तो हम कोई भी फील्ड में काम कर सकते हैं। वी आर एलिजिबल टू वर्क इन एवरी फील्ड, मतलब जितनी दुनिया की जितनी भी ब्रांचेस है हमारे लिए खुली हैं। मगर ये सेम सिचुएशन कंप्यूटर वालों के साथ नहीं, कंप्यूटर वालों के साथ नहीं है, फार्मेसी वालों के साथ नहीं है। ये सेम सिचुएशन सिविल वालों के साथ नहीं है। दे आर सब्जेक्ट स्पेसिफिक, दे आर फील्ड स्पेसिफिक, वी आर नॉट फील्ड स्पेसिफिक। वी कैन वर्क इन एनी एनवायरमेंट, वी कैन वर्क इन एनी फील्ड। हाँ, बस इतना है कि आप ये जो मैकेनिकल इंजीनियर जो आप बनने वाले हो, और इंशाल्लाह जल्दी अच्छे वाले बन जाओगे, तो आपको अपनी नॉलेज बढ़ानी है। मस्ती करो, मस्ती करने से कोई नहीं रोकना, मगर जब पढ़ने का टाइम हो तो जेन्युइनली अपना एफर्ट डालो। क्योंकि अभी देखो, अभी 2 घंटा है, अभी 2 घंटा में तो आज पहला लेक्चर है इसलिए मैं इतना बोल रहा हूँ, अदरवाइज वी विल बी मोर टुवर्ड द सब्जेक्ट, राइट। तो अब आपको सिर्फ सब्जेक्ट पे ध्यान देना। और जब भी आप लोग जब मेरे साथ या कोई भी प्रोफेसर के साथ जब ऑनलाइन टीचिंग के लिए और लर्निंग प्रोसेस के लिए हो, तो अपनी बुक और पेन, ऐसा नहीं है कि गार्डन में घूम रहे हैं, घर में घूम रहे हैं, कुछ बातें अलग कर रहे हैं, म्यूट करके कुछ और काम कर रहे हैं, तो फिर वो आप ही का लॉस है। तो इट इज बेटर कि अपना एक एरिया, अपना एक सेक्शन घर के अंदर, अब देखो उसका, ये सबके पास बड़ा घर नहीं होता है,
किसी के पास बड़ा होगा, किसी के पास छोटा होगा, मगर देखो मजबूरी है, आपको उसमें एडजस्ट करना ही पड़ेगा। ठीक है, ऐसे नहीं बोलो कि यार मेरा छोटा घर है, मैं कैसे अभी टेबल चेयर अरेंज करना पड़ेगा बेटा, कुछ ना कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा, क्योंकि आप मैकेनिकल इंजीनियर कर ही लोगे, कुछ ना कुछ कर ही लोगे। मगर एक छोटा सा सेक्शन अपने घर में एक कोना ले लो जहाँ पे अपनी आपकी डेडिकेटेड बुक्स हो वहाँ पे, और जो सब्जेक्ट का वो दिन हर दिन का प्लान कर लो, मेरे को इतना। और हाँ, अपने फिजिकल अपीयरेंस का भी थोड़ा ध्यान दो, फिजिक का भी थोड़ा ध्यान दो, क्योंकि इतना घंटा अगर आप लोग साथ में कंप्यूटर स्क्रीन के सामने या लैपटॉप के सामने या फोन के सामने और ईयरफोन आपके कान में रहेगा, तो बहुत सारी फिजिकल डैमेजेस होते हैं इसमें। आपको अभी ये लॉन्ग रन, अभी छोटा सा काम कर रहे हैं ना, अभी 1-2 दिन हुआ है, मगर ये आपको अगर इनफैक्ट अगर सालों चला, या अगर यही सिनेरियो रहा ये सेमेस्टर, या तो काफी चीजें बॉडी के अंदर चेंजेस हो जाएंगे। एंड ये आपको अभी एक्सपीरियंस नहीं होगा क्योंकि थोड़ा यंग एज है, मगर जब मेरे एज के हो जाओगे तो आपको सब समझ में आ जाता है कि यार हो रहा है, जो पहले हम करते थे अब इट इज नॉट पॉसिबल। तो जस्ट अवॉइड दीज चेंजेस, अपने बॉडी को थोड़ा फिट रखना। अब ये सब तो हो गया, लेट मी नो, बिकॉज मेरे को अभी मालूम नहीं है आप लोग को मेरे को किस डेप्थ तक पढ़ाना है, किस लेवल तक पढ़ाना है, तो मैं लेक्चर छोड़ो, लेक्चर को भाड़ में जाने दो। लेट मी, आपने सबने इंजीनियरिंग ड्राइंग दिया है ना? इंजीनियरिंग ड्राइंग आपको पता है? यस सर। हाँ, इंजीनियरिंग ड्राइंग आपका हुआ है। कोई ऐसा, अभी फॉर एग्जाम्पल आई हैव, अच्छा कितने एक्सेस होते हैं? 3 एक्सेस, X, Y, Z. Y and Z, ठीक है। अभी एक पॉइंट है P जिसका कोऑर्डिनेट इज X, Y, Z, बराबर लिख रहा हूं मैं, है ना? X, Y, Z। अब ये पॉइंट P जिसका कोऑर्डिनेट इज X, Y and Z, इज इट द कंसिडर्ड एज 3D? नो सर, ये पॉइंट है ना, मगर इसमें तो X, Y, Z है ना। देखो आपको कुछ बोलना है ना, तो आप अपने आप को प्लीज अनम्यूट करो, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो अभी म्यूट लेवल पे हैं, म्यूट मोड में है, तो आपके अंदर का जो भी जज्बात है ना वो आने दो बाहर, कॉन्वर्सेशन करो, राइट? ऐसा भीड़ मत बन के रहो, बी स्पोकन। यस, पॉइंट P हैज X, Y and Z, मतलब ये 3 है ना इसके अंदर, X, Y और Z, तो ये 3D हुआ ना सर? उसका लोकेशन है ना वो 3D स्पेस में 3D नहीं है। अच्छा, कितने एक्सेस होते हैं? X, Y and Z, ठीक है। नेगेटिव एक्सेस भी होते हैं ना? नहीं, वो छोड़ो, प्रिंसिपल की बात कर रहा हूँ, प्रिंसिपल एक्सेस X, Y and Z होता है, 3 है ना? यस सर। अब कितने प्लेन होते हैं? X प्लेन, Y प्लेन एंड Z प्लेन, बराबर? X, Y, X, Z और Y. हाँ, दिस इज नॉट अ प्लेन, हाँ, दिस इज not considered as plane. X, Y, X, Z, Y. Plane itself is 2D. तो प्लेन के लिए हमको क्या चाहिए? X, Y, Y, Z and X, Z. ये जब 2 कॉम्बिनेशन होता है ना, कोई भी एक्सिस का 2 कॉम्बिनेशन, उसको बोलते हैं प्लेन, राइट? तो ये अपना बेसिक्स क्लियर करके लो, जिनका है बहुत अच्छी बात है, जिनका नहीं है उनको सीखने के लिए जरूरत है। अब कमिंग बैक टू व्हाट आई हैव आस्क्ड, ना क्या था ये? ओके, नाउ point P is X, Y and Z. Anyone from you can differentiate between 1D, 2D and 3D? 1D मतलब क्या होता है? Single axis. Point, one dimension. Point is on the axis. Any of the. अगर पॉइंट P को मैं 2, 0, 0 करूं तो ये 1D हो गया? Yes. अच्छा, अगर पॉइंट P को मैं 2, 3, 0 करूं तो ये 2D हो गया? Yes. Yes, sir. हाँ, now here is the catch.
अब आप लोग को 1D 2D और 3D में फर्क नहीं मालूम है बेटा? ये पर वो आपको 1D रहेगा क्योंकि डायमेंशन अलग है और कोऑर्डिनेट अलग है। ये कौन बोल रहा है? मुबशिर। मुबशिर का थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर लग रहा है मुझे, मगर रेस्ट ऑफ द पीपल आप लोग को सीखने की जरूरत है, तो प्लीज कॉन्सेंट्रेट नाउ। देखो आपने इतनी छोटी सी बात है, देखो कैसा है, आपको लगता था ये 1D 2D 3D आपको आता है, बिकॉज ये बच्चों की बात है। मतलब ये कैसा है कि 10th में 9th 10th में अपन ने ये किया है 1D 2D 3D। इनफैक्ट अपन पूरी जिंदगी अपनी इसी से घिरी हुई है, 1D 2D एंड 3D। अपन स्क्रीन, अच्छा मेरे को एक बात बताओ, आप जो स्क्रीन सामने है आपके, किसी के पास मोबाइल स्क्रीन है, किसी के पास कंप्यूटर की स्क्रीन है, किसी के पास लैपटॉप है, स्क्रीन तो सबके पास है, ठीक है? आपकी स्क्रीन के अंदर कितने डायमेंशन है? दो दो ये स्क्रीन है, दिस इज लेंथ एंड दिस इज ब्रेथ, ठीक है? अब ये स्क्रीन पे जो कि 2D है, मैं 3D बना सकता हूं क्या? यस सर। कैसे पॉसिबल है यार? कैसे, हाउ इज इट पॉसिबल टू ड्रॉ 3D ऑन अ 2D प्लेन? इट इज फिजिकली नॉट सर होलोग्राम। पॉसिबल। तो उसको बोलते आइसोमेट्रिक हैं, व्यू। हाँ उसको बोलते हैं प्रोजेक्शन। दैट इज कॉल्ड एज प्रोजेक्शन। मतलब क्या, अगर आप इसको एक्सटेंड कर दो, ठीक है, आप इसको एक्सटेंड कर दो, तो मेरा मेरा क्या था, ये 2D प्लेन था, मगर मैंने क्या बना दिया यहाँ पे, 3D। दिस इज अ 3D projected on a 2D plane, and a 3D will have length, breadth and height. तो अगर L, B, H में से अगर तीनों है, if you have length, breadth and height, it is a 3D. If you have only length और breadth और height, कोई भी दो कॉम्बिनेशन, किसी भी डायमेंशन का दो कॉम्बिनेशन है, तो उसको 2D बोलते हैं। और अगर किसी भी डायमेंशन का एक ही कॉम्बिनेशन है, एक ही सेक्शन है, फॉर एग्जांपल अगर लाइन स्ट्रेट है या लाइन हॉरिजॉन्टल है या लाइन इंक्लाइंड है, तो उसको क्या बोलते हैं, 1D। समझा डिफरेंस? सबको समझा? यस सर। यस सर। अब जिनको नहीं समझा, मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं। अगर पॉइंट P है और मेरे पास एक ऐसा प्लेन है जिसके ऊपर पॉइंट P है, अब मैं ऐसे हजारों पॉइंट, ये प्लेन हजारों पॉइंट से बना हुआ है, जिसके अंदर पॉइंट M बोल सकता हूं, पॉइंट N बोल सकता हूं। तो इन अ क्वाड्रिलैटरल A, B, C and D, it is a combination of hundreds and millions and lakhs of points. अब वो डिपेंड करता है, अगर फॉर एग्जांपल आपकी स्क्रीन रेजोल्यूशन देखूं, तो स्क्रीन को अगर मैं बहुत ज्यादा माइन्यूट डिटेल में देखूं, तो उसका टेक्निकल वर्ड इज पिक्सल्स, है ना? रेजोल्यूशन पिक्सल। तो हर एक पिक्सल इज 1 पॉइंट, और हर एक पिक्सल का एक लोकेशन होगा। एज इफ आई ड्रॉ एक्स एंड वाई एक्सिस, तो ये पॉइंट का एक्स वाई लोकेशन होगा, एम का एक्स वाई लोकेशन होगा, एन का एक्स वाई लोकेशन होगा। करेक्ट? मानते हैं आप लोग, है ना? So the x, y and z that is mentioned over here is not the dimension, LBH में काउंट नहीं होता है वो, it is the location of that particular point। मतलब इसको क्या बोलते हैं हम, एड्रेस, एड्रेस ऑफ दैट पॉइंट। समझ में आ रहा है? ठीक है? तो इसको, ये सारा डिटेल्स कोऑर्डिनेट्स का, इसको कोऑर्डिनेट बोलते हैं, मतलब एड्रेस। ये कोऑर्डिनेट का डिटेल 1D 2D 3D, ये थोड़ा थोड़ा आपको इसके अंदर डिजाइन में आएगा। डिजाइन मतलब जब आप प्रेस टूल डिजाइन करेंगे ना, तो दीज डिटेल्स यू हैव टू हैव नॉलेज ऑफ। ऑलराइट, अब इफ आई गेट इनटू द टॉपिक, सबसे बेसिक जो है
एक होता है पंचिंग एंड दूसरा होता है ब्लैंकिंग। ये दो ऑपरेशन है जो कि हम शीट मेटल पे करते हैं। मगर ये जो शीट मेटल है ये क्या है? व्हाट इज द शीट मेटल? एनीवन? शीट मेटल क्या होता है? आप लोग बोल सकते हो, अनम्यूट करके बोल सकते हो, बारी बारी बोलना है, साथ में बोलना है। थिन मेटल शीट। शीट नहीं, देखो अभी अगर मैं आपको एक वर्कशॉप में ले जाऊं, ठीक है, आपके घर में एल्यूमिनियम, अच्छा एल्यूमिनियम फॉइल देखा है आपने? एल्यूमिनियम फॉइल, एल्यूमिनियम फॉइल आपके पास होगा या होटल में देखा होगा, घर में होगा। तो एल्यूमिनियम फॉइल इज ऑल्सो अ मेटल, डिराइव फ्रॉम मेटल। Yes, sir. अच्छा, एल्यूमिनियम फॉइल का एक मिनिमम थिकनेस होता है, और अगर वो थिकनेस में बढ़ाते जाऊं तो एक मैक्सिमम थिकनेस तक उसको बोलते हैं एल्यूमिनियम फॉइल। ठीक है, अगर वही थिकनेस में एक मैक्सिमम लेवल से ऊपर जाऊं तो उसकी कैटेगरी, वही मेटल की कैटेगरी चेंज हो जाएगी। ठीक है, अब वो मेटल की कैटेगरी होती है शीट मेटल। मतलब सबसे पहला जो बाइफिकेशन होता है मेटल को, अगर अपन एक पर्टिकुलर मेटल को हम अगर ठोकते जाएं, इफ वी हैपन टू प्रेस इट विद सर्टेन फोर्स, या हम हैमर करते जाएं विद ये जो चांदी का वर्क होता है, हमको मालूम है चांदी का वर्क देखे बेटा, मिठाइयों पे लगता है। हाँ सर। दैट इज ऑल्सो, दैट इज चांदी इज व्हाट, सिल्वर इज व्हाट, मेटल, है ना। तो मेटल, जब सिल्वर को हम हैमर करते जाते हैं, कंटिन्यूअसली हैमर करते हैं, तो वो इतना पतला हो जाता है कि वो चांदी का वर्क बन जाता है, राइट। देखिए ना, मिठाई पे अपन लगाते हैं। तो अब वो जो शीट ऑफ सिल्वर है, उसको जब अपन उसकी थिकनेस बढ़ाएंगे तो वो बनेगा फॉइल। जब फॉइल की थिकनेस बढ़ाएंगे तो एक मैक्सिमम लेवल तक उसको फॉइल बोलेंगे। जब वो मैक्सिमम लेवल फॉइल की कैटेगरी का, एक सेकंड रुको, अब वो चांदी के वर्क को क्या बोलते हैं मेरे को नहीं मालूम इंग्लिश में, तो आई राइट चांदी का वर्क, जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड ना। इसका एक मैक्सिमम और मिनिमम होगा। फिर देन वी हैव व्हाट, फॉइल, इसका एक मैक्सिमम और मिनिमम होगा। देन वी हैव द कैटेगरी कॉल्ड एज शीट मेटल। ठीक है, उसके बाद क्या आता है कैटेगरी? शीट मेटल के बाद शीट मेटल और प्लेट। ठीक है, देन व्हाट वी हैव, ब्लॉक, है ना। तो इसका जो सेक्शन है, शीट मेटल कौन सी कैटेगरी को बोलते हैं, उसमें ये है थिकनेस। इफ द थिकनेस इज 0.1 to 12 mm, ये कैटेगरी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, शीट मेटल। समझा? सबको समझा? हाँ सर। ओके, दिस कैटेगरी ऑफ द मेटल, दिस कैटेगरी वेर इन द, क्या बोल रहे हो अभिषेक? कुछ बोले बेटा? नहीं सर। अच्छा, कुछ डाउट रहेगा ना तो आप लोग पूछिएगा, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अपने आप को अनम्यूट करिए और सामने से पूछिएगा कोई डाउट। नाउ द कैटेगरी दैट इज द शीट मेटल इज कैटेगराइज्ड विद इन दिस लिमिट, अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट। लोअर लिमिट क्या है उसकी? 0.1 से चालू होता है, 0.1 के ऊपर धीरे धीरे जाता है ना। तो 0.1 जैसे फॉइल का जो 0. इसका तो 1 mm रहेगा ना, 0.5 mm to 1 mm तक थिकनेस रहता है। 1 mm से इनफैक्ट कम है, 0.7 तक रहता है शायद, क्योंकि 1 mm की फॉइल बेंड नहीं होती है। इट इज लेस देन 0. इट इज 0. कंसिडर 0.6 समथिंग, ऐसा कुछ है। ठीक है, तो अब हम इस सेक्शन में नहीं जाते, चांदी के वर्क के नहीं जाते, फॉइल में नहीं जाते हैं, ब्लॉक में नहीं जाते। ब्लॉक मतलब क्या, 12 mm के ऊपर जितना भी रहेगा ना सेक्शन, 12.1 भी हुआ ना, 12.01 टू इंफिनिटी, तो इसको क्या बोलते हैं, ब्लॉक। ब्लॉक ऑफ मेटल देखा है ना अपन, जो मशीनिंग करते हैं, लेथ में लगाते हैं, तो दैट इज अ ब्लॉक और शाफ्ट, जहां पे हमारे पास क्यूबॉइड रहता है।
दिस इज अ ब्लॉक, राइट। तो हमारे पास, हम अभी फिलहाल के लिए ब्लॉक में डील नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ शीट मेटल में डील करते हैं। तो शीट मेटल की जो कैटेगरी है, इट स्टार्ट फ्रॉम 0.1 टू 12 mm। कहीं कहीं कोई बुक में 10 mm दिया है, कोई बुक में 12 mm दिया है, तो हम 12 mm लेके चलते हैं। 0.1 टू 12 mm जो भी कैटेगरी रहेगी थिकनेस की, और वो मेटल है, तो दैट इज कॉल्ड एज शीट मेटल। अच्छा, ये जो मेटल है इसीलिए हम उसको शीट मेटल, ब्लॉक, फॉइल और चांदी का वर्क बोल रहे हैं। मगर अगर मटेरियल यहाँ पे चेंज हो गया, फॉर एग्जाम्पल वी टेक वुड, तो वुड में क्या बोलते हैं? एनीवन? वुड को क्या बोलते हैं? प्लैंक बोलते हैं, प्लैंक। इट इज कॉल्ड एज प्लैंक, वुडन प्लैंक, PLANK। ठीक है, उसका भले से वो 0.1 mm का तो होता ही नहीं है, वो पॉसिबल ही नहीं है। 1 mm से सनमाइका चालू होता है, 1 mm से, ठीक है। तो 1 mm की कैटेगरी वाला सनमाइका रहता है, उसके आगे अभी नए नए सनमाइका निकले जो कि आगे और थिकनेस वाले हैं, तो दैट कैटेगरी इज कॉल्ड सनमाइका। और सनमाइका के ऊपर जो है वो होता है प्लैंक, और प्लैंक के बाद आता है हमारा ब्लॉक, ब्लॉक ऑफ वुड, ठीक है। तो वो कैटेगरी वुडन की है, तो वुडन में हमको नहीं जाना है, हमको अभी फिलहाल के लिए काम करना है। वारिस म्यूट कर बेटा, वारिस, वारिस पुलिस आई। हाँ, तो हमको वुड की कैटेगरी में नहीं जाना है, हमको सिर्फ अभी फिलहाल के लिए शीट मेटल में डील करना है। शीट मेटल हैज अ कैटेगरी ऑफ थिकनेस व्हिच रेंजेस फ्रॉम 0.1 टू 12 mm। प्लीज रिमेंबर दिस, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट and general classification of sheet metal wherein you may be asked in your, they may ask you in your this thing interview section की, अगर आपने शीट मेटल पे काम किया। और यार अभी आपका लॉस ही हो रहा है, क्योंकि अगर हमारा प्रैक्टिकल होता इसका PTD का, तो वी वुड हैव मेड वंडरफुल प्रोजेक्ट्स ऑन शीट में। जो भी आप जो थियोरी क्लास में कर रहे हो ना, जो पढ़ रहे हो या जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, वो आप प्रैक्टिकल में आई वुड हैव गिवन यू अ फ्री हैंड कि आपको जो मर्जी आपके दिमाग में जो आता है, जो प्रोडक्ट आता है, वर्किंग मॉडल मेटल के साथ। क्योंकि कैसा है, इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर तब तक मैकेनिकल इंजीनियर नहीं बनता है जब तक उसके हाथ पैर काले ना हो, ग्रीस से, स्क्रू ड्राइवर से कट ना लगे, या हाथ में कट वट ना लगे। जैसे फॉर एग्जांपल एक सर्जन, जब तक सर्जन नहीं बनता जब तक उसने हाथ में खून ना टच किया हो, है ना। जब तक उसके हाथ में खून नहीं लगेगा वो सर्जन कहलाएगा नहीं। वैसे मैकेनिकल इंजीनियर तब तक मैकेनिकल इंजीनियर नहीं बनता जब तक उसके हाथ काले ना हो काम करके, ठीक है। तो वो एक दुआ करो कि आपका ये अपना ये लॉकडाउन जल्दी खत्म हो जाए, तो वी कैन मेक वंडरफुल प्रोजेक्ट्स। अभी कॉलेज में भी ऐसे बहुत सारे प्यारे प्यारे प्रोजेक्ट, इनफैक्ट मैं आपको ऐसा बताऊं कि अगर के थर्ड ईयर वाले, मतलब आप लोग की जो 2 साल हो गए, आप लोग थर्ड ईयर में रह के इतने अच्छे प्रोजेक्ट बना रहे हो, और जब आप लोग, सेम शॉकिंग है, सरप्राइजिंग है, पता नहीं क्या बोलूं मैं अभी, कि जब आप लोग फाइनल ईयर में जाते हो तो आप लोग का कुछ अलग ही लेवल का, एकदम बेकार लेवल का, ना आप लोग ब्लैक बुक बराबर बनाते हो, ना आप लोग रिपोर्ट बराबर बनाते हो, और ना आपका प्रोजेक्ट बराबर रहता है, राइट। मगर यही चीज अगर आप लोग थर्ड ईयर में करते हो, ग्रुप में करते हो, तो आप लोग बहुत प्यारे प्रोजेक्ट बनाते हो। मतलब आपकी कैपेबिलिटी है, आपका दिल नहीं रहता है, शायद ऐसा हो फाइनल ईयर में। बिकॉज मैंने अभी इतने साल हो गए, मैंने ऑब्जर्व किया है। तो वो मोटिवेशन फैक्टर हमेशा अपने अंदर रखना, एंड शीट मेटल का जितना भी है वी विल बी टेकिंग अप नाउ। कमिंग टू द टॉपिक अगेन, इट इज ऑलरेडी 1:47, 1 घंटा हो गया अपना, 1 घंटे से ज्यादा हो गया हमारा। 2:30 या 2:15 तक मैं आपको छोड़ दूंगा इंशाल्लाह। अब तो ब्रेक नहीं देंगे सर? ब्रेक लेके क्या करेगा बेटा, एक ही बार में छोड़ दूंगा ना, जल्दी छोड़ देता हूँ ना। 15 मिनट के ब्रेक के लिए क्या? हाँ ओके सर। नहीं, देखो अभी 12:45 टू 1:45 था आपका लेक्चर, फिर 2 से 2:45, 2 से 2:45, 15 मिनट मतलब बहुत कम होता है। तो व्हाट आई विल डू इज आई विल लीव यू एट 2:15। चलेगा आपको? आज पहला दिन है तो। यस सर, है बेस्ट ना, सर। तो आप फिर सुकून से खाना भी, आधे घंटे का ब्रेक रहेगा, 3 बजे आपका दूसरा लेक्चर है, शायद नेक्स्ट लेक्चर है ना। तो मैं अगर 2:15 को छोड़ दूंगा तो नमाज पढ़ लेना, और खाना वाना खा के फिर सुकून से बैठना लास्ट लेक्चर के लिए 3 to 3:45, है ना। 2:40 ठीक है, चलेगा। तो हम क्या करते हैं अभी, अगर हम सिलेबस की बात करें तो सिलेबस में हमारे पास व्हाट इज इट, MEDL 5011 ना, 5011।
प्रेस टूल डिजाइन। देखिए आपने अगर आपने सिलेबस देखा होगा तो शायद आपको मालूम है, अगर नहीं देखा होगा तो आपकी स्क्रीन पे अभी आपका सिलेबस फ्लैश हो रहा है। सबको दिखाई दे रहा है कि जूम करूं? जूम करूं? अरे जूम हम भी कर सकते हैं। कर लो, ठीक है ना। वी हैव मॉड्यूल नंबर 1, मॉड्यूल नंबर 2, 3, 4 एंड 5 एंड 6। 6 मॉड्यूल हैं आपके सिलेबस में। पहला मॉड्यूल जो है वो है इंट्रोडक्शन टू प्रेस वर्किंग। अब प्रेस से रिलेटेड प्रेस मशीन तो आई होप सबको मालूम होगी, नहीं मालूम होगी तो भी मैं बता दूंगा, नॉट एन इश्यू फॉर दैट। इंट्रोडक्शन टू प्रेस वर्किंग। अब सबसे पहले प्रेस वर्किंग के अंदर इंट्रोडक्शन देने से पहले मुझे आपको बताना पड़ेगा कि प्रेस होता क्या है, ऑलराइट। फिर हम उसकी वर्किंग देखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको प्रेस क्या होता है उसके बारे में बताऊंगा। देन वी विल डू द कॉमन क्लासिफिकेशन ऑफ प्रेस वर्किंग, इट्स ऑपरेशन, बेनिफिट, लिमिटेशन एंड सो ऑन। नाउ प्रेस वर्किंग जो है, प्रेस वर्किंग कौन कौन से टाइप की होती है और कौन कौन सा प्रोसीजर होता है, कौन कौन सा ऑपरेशन होता है, वो हम देखेंगे इन द सेकेंड पार्ट, दैट इज थियरी ऑफ शेयरिंग इन द प्रेस वर्किंग, राइट। ये मॉड्यूल खत्म होने के बाद वी विल गो टू द डिजाइन एंड कैलकुलेशन पार्ट। अब जैसे मैंने आपको पंचिंग और ब्लैंकिंग का बताया, अभी जो लिखा था थोड़ी देर पहले, पंचिंग को पियर्सिंग भी बोलते हैं और ब्लैंकिंग को तो ब्लैंकिंग ही बोलते हैं। ब्लैंकिंग और पंचिंग में सिर्फ एक सेक्शन का फर्क है, छोटा सा सेक्शन, वो मैं आपको बताऊंगा। एंड उसके ऊपर ये पूरा का पूरा मॉड्यूल बेस्ड है बिकॉज इट इज अ ह्यूज टॉपिक। पंचिंग एंड ब्लैंकिंग कैन बी अ ह्यूज टॉपिक वेयरइन यू विल हैव टू गो इनटू द डेप्थ ऑफ द डिजाइन। मतलब कैसा है कि अगर आपने डिजाइन, कैलकुलेशन ऑफ पियर्सिंग एंड ब्लैंकिंग अगर पढ़ लिया तो आपने, ट्रस्ट मी, आप ये देखो 14 आवर्स है। 14 आवर्स मतलब कम नहीं होते 14 आवर्स, मतलब सोचो ये कितना ह्यूज टॉपिक है। तो अब अगर आपने ये टॉपिक अच्छे से पढ़ लिया और मैंने अच्छे से पढ़ाने की कोशिश की और आपने पढ़ लिया, तो आप अपना करियर सिर्फ इस टॉपिक पे बना सकते हो, डिजाइन एंड कैलकुलेशन ऑफ पियर्सिंग एंड ब्लैंकिंग, ठीक है। ट्रस्ट मी, दिस इज अ करियर प्रोस्पेक्ट। मतलब अगर आपने यहाँ पे ध्यान दे दिया तो आपने अपना करियर, ये सेक्शन में एक करियर ऑप्शन खुल गया आपके लिए। तो आप जितने भी, फॉर एग्जाम्पल अगर मशीन में, मार्केट में, मैं मशीन में खोल दिया, मार्केट में एक प्रोडक्ट आता है, एक छोटा सा प्रोडक्ट समझो, ये एक ब्लॉक आया, ठीक है, एक पर्टिकुलर ब्लॉक, और इसके अंदर ऐसा कुछ तो है, कुछ तो ब्लॉक है, ठीक है, ये पर्टिकुलर डिजाइन है। अब इसके लिए मुझे मशीन करने के लिए टूल तो लगेगा ना, है ना। तो वो टूल मार्केट में अवेलेबल नहीं रहता, तो टूल होता है कस्टमाइज, मतलब प्रोडक्ट स्पेसिफिक। टूल इज ऑलवेज प्रोडक्ट स्पेसिफिक। मैं टूल बना के प्रोडक्ट नहीं बनाता हूं। आप जब भी सॉलिड वर्क्स या प्रो या जितने भी डिजाइन सॉफ्टवेयर है ना, डिजाइन सॉफ्टवेयर मालूम है आपको? यस सर। सॉलिड वर्क्स, प्रोई, कटिया, क्रियो, ये सारे डिजाइन सॉफ्टवेयर हैं। AutoCAD is a design software, but basically AutoCAD is used for 2D drawing and not 3D. It is not recommended for 3D. तो 3D के लिए हम SolidWorks, Creo, CATIA, प्रोई तो पुराना नाम है, इन्वेंटर भी यूज करते हैं। इन्वेंटर, हाँ इन्वेंटर, ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जो हम यूज करते हैं। अच्छा मेरे को एक बात बताइए कि जब आप लोग, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोलूं कि बेटा आपको, अगर मैं आपको एक फ्री हैंड दूं और आपको एक प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करना है, तो आप प्रोडक्ट बनाओगे कि प्रोडक्ट से रिलेटेड टूल पहले बनाओगे? प्रोडक्ट बनाएंगे ना। हाँ, तो हम सबसे पहले, मैं आपको करियर प्रोस्पेक्ट बता रहा हूं, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, प्रोडक्ट डिजाइन करते हैं। प्रोडक्ट की स्पेलिंग क्यों बोल रहा हूं भाई मैं? प्रोडक्ट डिजाइन करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, टूल डिजाइन करते हैं, ठीक है। अब ये जो टूल डिजाइन होता है, ये नेक्स्ट स्टेप है। जब प्रोडक्ट डिजाइन फाइनल हो जाता है तो प्रोडक्ट को डिजाइन और मैन्युफैक्चर करने के लिए फिर हम टूल डिजाइन करते हैं। तो यहां पे फिर आपका रोल चालू होता है, किसका? डिजाइन कैलकुलेशन। तो दिस इज वन ऑफ दी सेक्शन जो आप करियर अपना बना सकते हो, टूल डिजाइन का। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत कम मिलते हैं टूल डिजाइनर,
तो यहाँ पे आप अगर आपने ध्यान दिया तो आप डिजाइन इंजीनियर जिसको बनना है, तो आप लोग तो बड़े जोश में आके डिजाइन, सर मैं डिजाइन इंजीनियर बनना चाहता हूँ, मगर डिजाइन इंजीनियर बेटा किस सेक्शन का वो आपको डिसाइड करना है ना। तो वो डिजाइन इंजीनियर बनने के लिए आपको बहुत सारे डिजाइन के प्रोस्पेक्ट्स, आपको बहुत सारे डिजाइन के प्रोसीजर्स आपको पढ़ने पड़ेंगे, उसके जो गवर्नमेंट नॉर्म्स है वो पढ़ने पड़ेंगे, एर्गोनॉमिक्स, एस्थेटिक, ये वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको देखना पड़ेगा। ये सारी चीजें आपको डिजाइन देख के मटेरियल कौन सा सेलेक्ट करना है, मटेरियल क्यों सेलेक्ट करना है, ये वाला मार्केट में अवेलेबल है कि नहीं, जो टूल का जो कॉस्टिंग है, बिकॉज जब प्रोडक्ट का कॉस्ट, मैं आपको एक पूछूं, क्या हुआ काशिफ, कुछ बोल रहे हैं आप काशिफ, कुछ डाउट है? नहीं सॉरी, कैफ, काशिफ बोल रहा हूँ मैं, कैफ, कुछ डाउट है? अच्छा, तो जब हम प्रोडक्ट डिजाइन करते हैं तो प्रोडक्ट की मार्केट में कुछ वैल्यू निकालते हैं हम। मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैंने ये प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करना है, तो ये प्रोडक्ट मेरे को अगर 12,000 में बेचना है, 12K इज बेसिकली व्हाट, 12,000। तो अगर मुझे 12,000 में बेचना है तो ये 12,000 कहाँ से आया, मतलब 12,000 कैसे, मैंने वैल्यूएशन कैसे निकाला इसका? कुछ है, कोई जस्टिफिकेशन दे सकता है इसका? कि अगर मुझे 12,000 ये प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए, एमआरपी रहता है ना, मैक्सिमम रिटेल प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, बाय अ कार, अ माउस, अ लैपटॉप, अ कंप्यूटर, तो वो जो चीज होती है, अभी कंप्यूटर मुझे 20,000 का भी मिलता है, 80,000 का भी मिलता है, 1 लाख का भी मिलता है, जो मेरे मोबाइल है वो भी 1 लाख का मिल सकता है, 5,000 का भी मिल सकता है। तो ये जो कॉस्टिंग है, ये कॉस्टिंग जो है वो कैसे डिसाइड होती है? कोई है बोल जो ट्राई करना चाहेगा? यू शुड ट्राई। प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग और टैक्सेस। हाँ, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग एंड टैक्सेस। देखो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग, हाँ, जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग वर्ड यूज किया ना आपने, मैन्युफैक्चरिंग, इट इज अ वेरी MANUFACTURING, मैन्युफैक्चरिंग वर्ड जो है वो बहुत बड़ा वर्ड है। इसके अंदर बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स हैं मैन्युफैक्चर करने में। जैसे आपने पहले डिजाइन किया, डिजाइन करने के बाद उसको क्वालिटी, मतलब डिजाइन को कंफर्म किया, कंफर्म करने के बाद उसका मटेरियल सिलेक्शन किया, मटेरियल सिलेक्शन करने के बाद उसको देखा कि मटेरियल बेसिकली अवेलेबल है कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने इसका मटेरियल सेलेक्ट कर दिया और मटेरियल सेलेक्ट करने के बाद, मटेरियल समझो मैंने इसका मटेरियल, एक प्रोडक्ट बन सकता है एल्यूमिनियम से, और एक यही प्रोडक्ट बन सकता है मैं स्टील से, ठीक है? तो कौन से प्रोडक्ट की कॉस्टिंग ज्यादा होगी, कौन से मटेरियल की कॉस्टिंग? एल्यूमिनियम। स्टील। सर एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम कैसे ज्यादा होगी भाई? एल्यूमिनियम तो सस्ता है। स्टील की होगी। स्टील की होगी, करेक्ट। अच्छा, स्टील की जो प्रॉपर्टी है, स्टील की जो प्रॉपर्टी है वो एल्यूमिनियम से कैसे डिफर करती है? सर एल्यूमिनियम लाइट वेट है, सॉफ्ट है, एल्यूमिनियम सॉफ्ट है। सॉफ्ट है। अच्छा, अगर मैं स्टील की प्रॉपर्टी देखूं तो मशीनिंग किसमें पॉसिबल है जल्दी, स्टील में क्या एल्यूमिनियम में? एल्यूमिनियम में मशीनिंग प्रॉपर मतलब जल्दी हो सकती है, क्योंकि इट इज अ सॉफ्टर मटेरियल एज कंपेयर टू स्टील, है ना? तो मतलब अगर मैं ये प्रोडक्ट, ये वाला जो प्रोडक्ट मैंने जो डिजाइन किया है, अगर मैं एल्यूमिनियम का बनाऊं या स्टील का बनाऊं, तो जो कॉस्टिंग है एल्यूमिनियम की वो कम होगी और जो स्टील की है वो ज्यादा होगी। क्यों? बिकॉज स्टील की जो प्रॉपर्टी है, इट इज अ हार्डर मटेरियल। अब हार्ड मटेरियल को काटने के लिए हार्ड टूल्स लगेगा, है ना? सर। ये तो जाहिर सी बात है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोलूं कि बेटा आपको मैंने एक नाइफ दिया, प्लास्टिक का नाइफ दिया, और मैंने आपको एक बटर का ब्लॉक दिया, और मैंने आपको एक क्या दूं? स्टील का नाइफ। नहीं, कोयता। अरे रुक जा, कोल्टा। मैं आपको कुछ काटने के लिए, हाँ चलो नारियल दिया, 2 प्रोडक्ट दिया, एक बटर का ब्लॉक दिया और एक नारियल दिया, और मैंने आपको बोला कि बेटा आपके पास ये है, प्लास्टिक का नाइफ है, तो आप बटर काट पाओगे ना? हाँ सर।
ऑब्वियस है। Yes, sir. बटर तो काट दोगे, मगर नारियल काट पाओगे क्या? कोकोनट? नहीं सर। ऑब्वियसली नहीं। मतलब यहाँ पे हमको टूल की प्रॉपर्टी समझ में आती है कि टूल की जो प्रॉपर्टी है, टूल का जो मटेरियल है, इट शुड बी हार्डर देन द मटेरियल टू बी कट। यस सर। समझा? मतलब अगर मुझे बटर काटने का है तो मेरे को प्लास्टिक नाइफ चलेगा, मगर अगर मुझे नारियल काटना है या नारियल तोड़ना है तो कोल्टा कोई बोला था ना, तो वो चाहिए। मतलब वी हैव टू हैव अ मेटल नाइफ टू कट अ कोकोनट। हाँ, ये बात है कि मैं मेटल नाइफ से मैं बटर भी काट सकता हूँ, मगर यही है कि अननेसेसरी में बटर काटने के लिए अगर मैं कॉस्टली नाइफ यूज करता हूं तो इट इज अ वेस्ट ऑफ मनी। ऑल्दो इट विल कट बट इट विल बी अ वेस्ट ऑफ मनी। तो हमको जो प्रोडक्ट डिजाइन करते हैं वो हमको ऐसा डिजाइन करना पड़ता है जिसका मटेरियल मार्केट में अवेलेबल हो, जो मार्केट में मतलब जो डिजाइन प्रोस्पेक्ट, जैसे मशीन हुआ फॉर एग्जाम्पल, अभी मेरे पास एक ड्रिल मशीन है जो अपने वर्कशॉप में है ना। ड्रिल मशीन का एक बेड साइज होता है ना। अब बेड साइज से ज्यादा अगर मेरा वर्कपीस है, बड़ा वर्कपीस है, तो वो बेड पे अटेगा क्या? ऑब्वियसली नहीं अटेगा, क्योंकि एक ड्रिल मशीन की स्पेसिफिक बेड साइज होती है। अगर मेरा प्रोडक्ट इस बेड से बड़ा है तो इट विल बी डिफिकल्ट फॉर मी टू प्लेस द जॉब ऑन द मशीन बेड। ठीक है, तो यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस आता है। तो हमको पहले वो भी डिसाइड करना पड़ता है कि इस साइज की मशीन अवेलेबल है कि नहीं, है ना। बहुत सारी चीजें होती हैं प्रोडक्ट डिजाइन में। जब आपने एक बच्चे ने मैन्युफैक्चरिंग बोला ना, एंड मैन्युफैक्चरिंग एंड टैक्सेस, वो 12,000 डिसाइड कर रहा था। तो मैन्युफैक्चरिंग के अंदर ये पूरा डिजाइन प्रोस्पेक्ट आता है। तो हमको बहुत सारी चीजें, उसके अंदर एक छोटा सा पार्ट है टूल डिजाइन। तो हम फिलहाल के अभी टूल डिजाइन कर रहे हैं एक प्रोडक्ट। अब वो टूल, मैंने अभी आपको क्या बताया, जो मटेरियल हमको कट करना है, टूल ऑब्वियसली उस मटेरियल से या मेरे वर्कपीस से हार्ड होना चाहिए। तो जितना हार्ड टूल होगा उतना महंगा टूल होगा। और मेरे को आप लोग एक और बात बताइए कि अभी मार्केट में मारुति 800 बनती है क्या? टाटा सोमो, मारुति 800, ये है क्या मार्केट में? नो नहीं है ना? नो सर। क्यों नहीं है? कुछ आइडिया क्यों नहीं है? डिमांड खत्म हो गया ना सर, अपग्रेड आ गया वेट नहीं है गाड़ियां वो, सेम। वेट उसका वेट डिस्ट्रीब्यूशन बराबर नहीं है। बाप रे। और सही में वो यूएस में सर बैन है। पुराना मॉडल है सर, पुराना मॉडल। सर उसका सेंट्रो का अपडेट वर्जन आ गया है। सर बाकी सर अच्छा नहीं दिखता है, बंद हो गया। सेंट्रो अच्छा नहीं दिखता है? फैंसी शक्ल अच्छी नहीं है। शक्ल अच्छी अच्छा, ये जो सैमसंग मोबाइल है अपने पास, ज्यादातर लोग सैमसंग मोबाइल यूज करते हैं, है ना, या आईफोन ही ले लो। तो अब अगर सैमसंग मोबाइल हर महीने में एक मॉडल निकाल रहा है, अभी फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक मोबाइल है जिसका कैमरा इधर है, सैमसंग का, और एक और मोबाइल है सैमसंग का ही जिसका कैमरा यहाँ पे है। ठीक है, दोनों सैमसंग कंपनी है। अब अगर ये मोबाइल बंद हो जाता है, ये मॉडल बंद हो जाता है और ये मॉडल नया निकाला मैंने, तो ये मॉडल का जो डाई था, ये होल है ना मेटल का, मेटल की शीट रहती है ना, ये है कि नहीं? यस सर। हाँ, अभी सब फॉर एग्जांपल पीछे मेटल बॉडी है और मेटल की शीट है, और ये मेरे को ये कैमरे का स्लॉट बनाना है, तो मुझे उसके लिए टूल लगेगा ना, पंच एंड डाई। हाँ सर। है ना? तो अब अगर ये मोबाइल मार्केट से उतर गया, मतलब ये मार्केट में अब नो लॉन्गर टू बी मैन्युफैक्चर्ड है, तो इसका जो पंच डाई था, इसका जो मशीन था, उसका हम क्या करेंगे सर? या तो उसको चेंज करेंगे या तो उसमें मॉडिफिकेशन लाएंगे ताकि वो सेकंड वाले के हिसाब ये से। देखो, ज्यादातर जो टूल्स होते हैं ना बेटा, जो टूल्स होते हैं
वो है प्रोडक्ट स्पेसिफिक होते हैं, ज्यादातर जो टूल्स होते हैं दोज आर प्रोडक्ट स्पेसिफिक। मतलब क्या है, हाँ तो फिर अगर चेंज करना। हाँ तो अगर मेरे पास ये प्रोडक्ट है और ये मार्केट में है, मतलब मार्केट में डिमांड है, तो तब तक मैं वो टूल यूज करूंगा। जैसे ही ये मार्केट में ये डिमांड उतर गया, मतलब ये मार्केट से ये मॉडल डिसकंटिन्यू कर दिया कंपनी ने, तो उसका जो टूल होता है ना, फॉर एग्जाम्पल आई एम टॉकिंग ओनली इन रिलेशन टू द पंच एंड डाई एंड द स्पेसिफिक टूल। हाँ टूल, मैं मशीन की बात नहीं कर रहा हूँ, माइंडेड, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द मशीन एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द शॉप फ्लोर, आई एम टॉकिंग ओनली अबाउट द टूल। तो जो टूल होता है ना, जो जनरल टूल्स है वो अलग है, हैमर चिजल वाले टूल्स की बात नहीं कर रहा हूँ। जो स्पेसिफिक टूल होते हैं, जो स्पेसिफिकली ये प्रोडक्ट के लिए डिजाइन होते हैं, वो टूल विल गो टू अ वेस्ट। वो टूल को हमको वेस्ट कर मतलब फेंकना पड़ता है, ठीक है। तो इसीलिए ये प्रोडक्ट का जो कॉस्ट है वो उस हिसाब से डिसाइड होता है कि ये टूल, अगर मैं ये प्रोडक्ट को मार्केट से उतार दूं या प्रोडक्ट डिसकंटिन्यू हो जाए, तो ये जो टूल का जो कॉस्ट है वो भी मुझे वसूल करना है, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें होती हैं। तो अब ये जो टूल है दैट इज प्रोडक्ट स्पेसिफिक, आई हैव टू डिजाइन दैट टूल एंड वंस दैट प्रोडक्ट इज डिसकंटिन्यूड फ्रॉम द मार्केट, दैट स्पेसिफिक टूल इज आल्सो ऑफ नो यूज टू द कंपनी अनलेस एंड अनटिल अगर उसके अंदर कोई मॉडिफिकेशन पॉसिबल हुआ तो, अदरवाइज इट इज अ वेस्ट, ठीक है। तो ये होता है टूल स्पेसिफिक मॉडल। नाउ कमिंग टू द कोर ऑफ दिस टॉपिक, मैंने आपको शीट मेटल तो बता दिया। शीट मेटल किसको बोलते हैं, शीट मेटल क्या होता है? शीट मेटल इज अ कैटेगरी वेयर इन मेटल का थिकनेस 0.1 से टू कितना 12 mm, ठीक है, 12 mm, इसको बोलते हैं शीट मेटल। ये कैटेगरी, ये रेंज ऑफ थिकनेस को, ये रेंज ऑफ थिकनेस को क्या बोलते हैं? शीट मेटल। अब ये जो शीट मेटल है, इससे अगर मुझे कोई प्रोडक्ट बनाना है, इफ आई हैव टू मेक अ प्रोडक्ट यूजिंग दिस शीट मेटल, तो मैं प्रोडक्ट डिजाइन करने के लिए ऑपरेशंस ऑन शीट मेटल कितने हो सकते हैं आपके हिसाब से? पंचिंग, बोलते जाइए, बोलते जाइए। पंचिंग, ब्लैंकिंग। देखो, अब सब लोग सुन रहे हैं ना बेटा? आई होप सब लोग सुन रहे हैं और कोई गायब नहीं हुआ, बिकॉज दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक। हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट। आई एम ट्राइंग टू मेक इट, चलो कोई बात नहीं, आई एम ट्राइंग टू मेक इट वेरी इंटरेस्टिंग फॉर यू। बिकॉज देखो कैसा थियरी है, ज्यादातर लोगों को थियरी में नींद आ जाती है, तो आई एम ट्राइंग टू मेक थियरी वेरी इंटरेस्टिंग बाय टेलिंग यू ऑल द डिमेंशन। मैं स्टोरी सुना सुना के आपको थियरी पढ़ाता हूँ, ये मेरी आदत है। अब ऑपरेशन ऑन शीट मेटल को हम क्लासिफाई कर सकते हैं। कोई भी प्रोडक्ट बनाने के लिए मैं उसको दो सेक्शन, दो पार्ट में बना सकता हूँ। मतलब अगर मैंने आपको एक ब्लॉक दिया, आटा सबके घर में है, आटा, आटा जो रोटी खाते हैं अपन, आटा बनता ही है ना? हाँ, अगर मुझे आटे का कोई डिजाइन बनाना है, आटे से कोई डिजाइन बनाना है, तो या तो मैं आटे को प्रेस करके वो डिजाइन बनाऊंगा, या तो आटे को कट करके वो डिजाइन बनाऊंगा, है ना? तो वैसे ही शीट मेटल में होता है। शीट मेटल में या तो आप कटिंग ऑपरेशन करते हो एंड आप प्रोडक्ट बनाते हो, या तो आप नॉन कटिंग ऑपरेशन करते हो और आप प्रोडक्ट बनाते हो। मतलब नॉन कटिंग ऑपरेशन में क्या आता है? हीटिंग, फॉर्मिंग ऑपरेशन, बेंडिंग, फॉर्मिंग ऑपरेशन, ठीक है। एंड दिस इज कटिंग ऑपरेशन। अच्छा, कटिंग ऑपरेशन में, अगर कटिंग ऑपरेशन की कैटेगरी, मतलब मैं शीट मेटल ऑपरेशन तो शीट मेटल, रुक जा यार, मेरी बेटी परेशान कर रही है, बेबी जाइए वो रूम में जाइए। हाँ, अब कटिंग ऑपरेशन की अगर मैं बात करूं और नॉन कटिंग ऑपरेशन की बात करूं, तो ये दो मेजर कैटेगरी है, मेजर क्लासिफिकेशन है फॉर द ऑपरेशन दैट आर परफॉर्म्ड ऑन शीट मेटल, ठीक है। ये दो कैटेगरी यूज करके हम कोई भी प्रोडक्ट बना सकते हैं। सिर्फ शीट मेटल में नहीं, कोई भी हो, ब्लॉक भी होने दो, तो भी हम ये दो ऑपरेशन करके हम ये कर सकते हैं, मटेरियल मतलब अपना फाइनल प्रोडक्ट बना सकते हैं। मगर हाँ, उसको मशीनिंग के लिए टाइम लगे। फॉर एग्जांपल, अगर मैं ब्लॉक को प्रेस करने जाऊं, तो ब्लॉक को प्रेस करना कोई आसान काम नहीं है। उसमें फॉर अभी मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ। ये जो 12 mm दिख रहा है ना आपको, 12 mm दिखा?
12 mm की जो शीट है, 12 mm की जो शीट है उसको अगर मुझे प्रेस करना है और अगर वो MS की है तो मुझे 8 से 10 टन का लोड लगता है उसके ऊपर, 8 से 10 टन, समझे? तो 8 से 10 टन का लोड अगर मुझे डालना है तो मेरी मशीन कितनी बड़ी होगी और वो हाइड्रोलिक फोर्स मेरा कितना ज्यादा होगा, कितना ज्यादा पावर लगेगा। तो जितना ज्यादा मेरा थिकनेस होगा शीट मेटल का, उतना ज्यादा मुझे उसको प्रेस करने के लिए मशीन और मशीन की कैपेसिटी चाहिए। राइट, तो दिस इंक्रीजेस द कॉस्ट फर्दर। तो कमिंग बैक, कटिंग ऑपरेशन होता है शीट मेटल में और नॉन कटिंग ऑपरेशन होता है। कटिंग ऑपरेशन को हम डिवाइड करते हैं, आपको याद करने का तरीका बता रहा हूं खाली। BP, NP, SLS। ठीक है आप लोग साथ में सब लोग? यस सर। ओके, BP, NP, SLS ये सीक्वेंस खाली याद रख लो। और नॉन कटिंग ऑपरेशन है B, C, D, E, F। ये है नॉन कटिंग ऑपरेशन। बस अगर आपने ये पढ़ लिया और ये आपको आ गया, और मैं आई कैन गारंटी यू कि अभी ये लेक्चर खत्म होगा और आपको ये पूरा 100% ये टॉपिक, ये 10 मार्क का आंसर है जो कि कंपल्सरीली इट विल बी आस्क्ड इन योर पेपर। कंपल्सरी है बेटा, कंपल्सरी मतलब मैं अभी भी आपको बता रहा हूँ कि एग्जाम जो भी आपका आने वाला है उसके अंदर ये 10 मार्क का आंसर आता ही आता है, कंपल्सरी। ठीक है, तो दिस इज BPNPSLS। व्हाट इज बी आपके हिसाब से? Blanking. ब्लैंकिंग। ठीक है, दिस इज Punching. पंचिंग, पंचिंग और पियर्सिंग। देन वी हैव Notching. notching, then we have perforating, then we have slitting, Slotting. SLITTING, slitting, then we have lancing, Lancing. and then we have Shaving. ये ऑपरेशन जनरल ऑपरेशन कटिंग ऑपरेशन के अंदर आते हैं। दीज आर कैटेगरी ऑफ कटिंग ऑपरेशन। व्हाट इज इट? BP, NP, SLS। एवरीवन, आई वांट एवरीवन टू अनम्यूट। सब लोग अनम्यूट कर दो, सब लोग अनम्यूट करो एक साथ। ठीक है, आने दो बैकग्राउंड नॉइज, कोशिश करो कि बैकग्राउंड नॉइज ना आए। ओके, चलो सब लोग बोलो साथ में। व्हाट इज इट? BP, NP, ऑपरेशन ऑन शीट मेटल। शीट मेटल के अंदर ऑपरेशन दो कैटेगरी के होते हैं। ऑपरेशन दो कैटेगरी के होते हैं, वन इज नॉन कटिंग। कटिंग के अंदर BP, NP, चलो म्यूट करो, म्यूट करो, म्यूट करो, सब लोग म्यूट। बाप रे, कैसी कैसी आवाजें निकालते हैं तुम लोग। ठीक है, it is BP, NP, SLS. It is important and I hope you people are with your books. अगर आपको नोट्स लेना है तो मेरे साथ साथ लेते जाओ। It is beneficial for you, right? तो ऑपरेशन ऑन अ शीट मेटल दो टाइप के ऑपरेशन होते हैं, एक कटिंग ऑपरेशन, दूसरा होता है नॉन कटिंग ऑपरेशन। ये दो मेजर कैटेगरी है, मेजर क्लासिफिकेशन। और वो क्लासिफिकेशन को हम फर्दर डिवाइड करते हैं कटिंग ऑपरेशन के अंदर 1 2 3 4 5 6 7 और भी है, हम उसके डेप्थ में नहीं जाएंगे, जनरल कैटेगरी बता रहा हूँ। इट इज BP, NP, SLS. B is blanking, P for punching or piercing, N for notching, perforating, slitting, lancing and shaving. Now coming to the नॉन कटिंग ऑपरेशन। नॉन कटिंग ऑपरेशन मतलब जहां पे हम मेटल को कट करके नहीं बनाते, हम मेटल को बेंड करके हमारा प्रोडक्ट बनाते हैं। जहां पे हमको बेंडिंग टूल चाहिए, कटिंग टूल नहीं चाहिए, तो वहां पे हमारा आता है बेंडिंग। ठीक है, देन वी हैव कॉइनिंग, देन वी हैव ड्रॉइंग, देन वी हैव एम्बॉसिंग, and we have forming.
ऑलराइट, समझा ये टॉपिक सबको? ठीक है। यस अब operations on sheet metal, again operation on sheet metal, it is a classification or under which comes under cutting and non cutting operation. non cutting operation को forming operation भी बोलते हैं। अब cutting operation के अंदर we have BP, NP, SLS, which is blanking, punching, notching, perforating, slitting, lancing and shaving. For non cutting operation we have bending, coining, drawing, embossing and forming. ये operations में अब हमको जो आगे हम बढ़ेंगे, अब आगे जब बढ़ेंगे तो हमको ये ऑपरेशन का डिटेल में देखना है, और ये जो ऑपरेशन है बेंडिंग और ड्राइंग, ये ऑपरेशन को हमको डिटेल में देख रहा हूं, और इन दोनों की डिजाइन करनी है, इन दोनों की पूरी मतलब इट कंप्राइजेस ऑफ एवरीथिंग। मतलब ये जो डिजाइन कैलकुलेशन जो आप देख रहे हैं, इट इज ओनली फॉर व्हाट? पियर्सिंग एंड ब्लैंकिंग, मतलब पंचिंग एंड ब्लैंकिंग डाई। अब उसके बाद है बेंडिंग एंड ड्राइंग डाई। ये दो कैटेगरी आपको दिया हुआ है। अच्छा, ये दो कैटेगरी अगर आपने पढ़ ली तो दुनिया का कोई भी टूल आप बना सकते हो, कोई भी टूल रिलेटेड टू प्रेस। ऑलराइट, इसका जो डेडिकेटेड आवर्स ऑफ टीचिंग है, इट इज 14 hours and 12 hours, which is a huge contribution that I'm going to do. And now for example अभी फर्स्ट मॉड्यूल देखें और थर्ड मॉड्यूल देखें वो काफी कम है as compared to second and fourth, ठीक है। And then if we go down we have another section called as miscellaneous dies. इसके अंदर तो सिर्फ वो है 5 या 10 मार्क के डायरेक्ट आंसर आते हैं, जहां पे आपको डायग्राम बनाना है और डायग्राम में क्या क्या दिख रहा है आपको उसके कंपोनेंट्स एक्सप्लेन करने, तो वो हो जाता है कंपाउंड डाई, प्रोग्रेसिव डाई, सिंपल डाई, कॉम्बिनेशन डाई, वो सब अलग स्टोरी है। वो सब हम जब आगे बढ़ेंगे तो हम देख लेंगे। खाली आपको क्या करना है, प्रोडक्ट बना, मतलब आपको सिर्फ ये करना है, एक सेकेंड में आपको बताता हूँ। आपको ऑब्जेक्ट बनाना है, ऐसा कोई ऑब्जेक्ट रहेगा, ठीक है। अब ये ऑब्जेक्ट में इसको क्या बोलते हैं, 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 उसका प्रोसेस क्या है, मतलब क्या है, कंपोनेंट्स, फिर उसके अंदर डिटेल्स ऑफ द कंपोनेंट्स, देन वी हैव प्रोसीजर ऑफ वर्किंग। ये सारा हम करते हैं, तो वो हमको देता है 10 मार्क्स। तो दिस सेक्शन इज दैट, जो मैंने अभी आपको बताया। ड्राइंग करना है और ड्राइंग करने के बाद आपको उसका एक्सप्लेनेशन लिखना है। तो समझा आपका सिलेबस आपको एवरीवन? इंट्रोडक्शन हम चालू करेंगे अगले लेक्चर से। पानी रख दो ना, इंट्रोडक्शन तू लगा लूंगा। इब्राहिम नहाने जा रहा है। इंट्रोडक्शन टू प्रेस वर्किंग, फिर डिजाइन एंड कैलकुलेशन जो हम पियर्सिंग और ब्लैंकिंग का करेंगे। ये जो सेक्शन है मॉड्यूल नंबर 2 एंड मॉड्यूल नंबर 4, मॉड्यूल नंबर 2 एंड मॉड्यूल नंबर 4 में बहुत सारे डेरिवेशंस हैं, मतलब अच्छे खासे डेरिवेशन, बहुत सारे नहीं बोल सकता, 2 हैं, और तो वो डेरिवेशंस हैं, और डेरिवेशन के बाद उनके बेसिस पे वी हैव कैलकुलेशन, मतलब न्यूमेरिकल। तो मॉड्यूल नंबर 2 और मॉड्यूल नंबर 4 ध्यान रखिएगा, मॉड्यूल नंबर 4 एंड मॉड्यूल नंबर 2 आपको 40 मार्क्स दिलाएगा, 40 मार्क्स, 40 मार्क्स, मतलब 80 में से 40 मार्क्स अगर आपको मॉड्यूल नंबर 2 और मॉड्यूल नंबर 4 में था, और वो भी फ्री के मार्क्स हैं। जब अपन न्यूमेरिकल करेंगे ना या डिजाइन करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि इतना इजी भी कुछ हो सकता है क्या। तो बहुत इजी है, वेरी इजी। तो आपको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इसका जो न्यूमेरिकल है वो तो आपको छोड़ने की गुंजाइश नहीं है। देखो मैं आपको एक बात साफ साफ बता रहा हूँ, प्रेस टूल डिजाइन में अगर आपको फेल होना है तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ट्रस्ट मी। अगर आपको फेल होना है ना इसमें तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें पास होना इतना आसान है कि जो बंदा बोलता है कि मुझे फेल होना है ना तो उसको अलग से मेहनत करनी पड़ेगी। फेल कैसे होता है, ये इसमें ये जो सब्जेक्ट है उसमें इट इज वेरी डिफिकल्ट टू फेल, राइट। तो फेल मत होना, नहीं तो हाथ में देखो जो फेल हुआ, अब ये तो नहीं है कि मैं आपसे मिलूंगा नहीं, ये तो जो फेल हुआ ये सब्जेक्ट में, तो क्या करना ना, हाथ में अपने लेफ्ट हैंड में पानी लेना और उसमें ना डूब जाना, उसको बोलते हैं चुल्लू भर पानी में डूबना। तो इट इज कंपल्सरी फॉर ऑल टू स्कोर मैक्सिमम ऑफ योर कैलिबर, ठीक है। तो डिजाइन एंड कैलकुलेशन एंड बेंडिंग ऑफ पियर्सिंग एंड ब्लैंकिंग एंड बेंडिंग एंड ड्राइंग,
इट इज अ मस्ट, और ये आपको बहुत अच्छा लगेगा। मतलब ये इतना इजी है कि यू विल नॉट फाइंड इट लाइक कीपिंग इन ऑप्शन, क्योंकि इसमें से ऐसा कुछ भी नहीं है जो ऑप्शन में छोड़ सकते हैं। बहुत सारी चीजें हैं जो बहुत आसान है एंड यू ऑलरेडी नो देम। तो ये स्कोरिंग हो गया। देन इंट्रोडक्शन टू प्रेस वर्किंग का जो मैं करा रहा हूँ, जितने थियोरी जो भी मैं आपको अभी आपकी स्क्रीन पे फ्लैश होगा आगे आने वाले लेक्चर्स में, उतना ही आपको करना है। उससे ज्यादा एक वर्ड आपको बाहर से नहीं पढ़ना है, ट्रस्ट मी। उतना ही आपने कर दिया, आई कैन गारंटी यू 65 प्लस आराम से। ठीक है, तो दिस इज द सिलेबस दैट वी हैव एंड fourth module, fifth module is miscellaneous, and then we have selection of presses and its settings. Okay. सर जी बोलिए। भूख लगी है। भूख लगी है? मेरे को भी लगी यार, टाइम हो गया। मेरे को भी लगी है। इनफैक्ट तो मैं तो बात कर रहा हूँ, तुम लोग तो मेरी बात खाली सुन रहे हो, मैं तो बात कर रहा हूँ। मेरे को भूख और प्यास दोनों लगी है, क्या करूँ? हम लोग 10 बजे से बैठे ना सर, हम लोग 10 बजे से बैठे ना। चलो ठीक है, आई विल एंड दिस सेशन हियर। और आप लोग को अभी जितना पढ़ा, जितना मैंने पढ़ाया और जितना मैंने समझाने की कोशिश की, समझ में आया आप लोग को? Yes, sir. I am trying to make theory session very interesting for you, right? तो अपने सेशन में इतना ध्यान रखना कि अपने सेशन में इंटरेक्शन बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि थियरी है तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इनफैक्ट कोई भी सब्जेक्ट होने तो इंटरेक्शन जब आप करोगे ना, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप फैकल्टी के साथ इंटरेक्शन करो। चलो लेट मी टेक दी अटेंडेंस। मैं क्या करता हूँ ना, मैं डायरेक्ट स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ उसका, एक सेकंड। आई हैव दिस स्प्लिट स्क्रीन का ऑप्शन, जहाँ पे मेरे पास 2 स्क्रीन है, तो मैं आपको आपका जो अटेंडेंस है वो दूसरी स्क्रीन पे ले रहा हूँ। सर स्नाइपिंग टूल से होता है स्क्रीनशॉट? क्या? स्नाइपिंग टूल पीसी में रहता है? नहीं, मेरे पास अलग सेटअप है बेटा। मैं आपको बताता हूँ। मेरा वीडियो दिख रहा सबको? Yes, sir. Yes, sir. Okay, I am using this pen tool, pen tab to teach you, इसलिए मैं स्क्रीन पे लिख पा रहा हूँ। And apart from this, I have this section. ये दूसरी स्क्रीन दिख रही है आपको? तो यहाँ पे मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। स्क्रीन शेयर का ऑप्शन हमारे सब पीसी में, लैपटॉप में होता है। सर वो दीवार पे क्या है, थोड़ा सर थोड़ा सर आपके घर में घुस गया? नहीं यार, कैसा है ना, कैसा है, अभी जब तुम लोग की शादी होगी ना, तब तुम लोग को समझ में आएगा मैं वो हथौड़ा क्यों रखते हो, अपना सर फोड़ने के लिए रखते हो। देखो अभी मेरी वाइफ है नहीं ये रूम में, इसलिए मैं बोल पा रहा हूँ। सर कौन उठाता है? सर उठाता कौन है? हाँ, वर्दी कौन है? वर्दी वो उठाता कौन है? वो दोनों उठाते बारी बारी, जो जिसका सर खराब करे, जिसको अपना सर फोड़ना हो। ठीक है, तो हैप्पी लंच एंड आई 12 बजे, कितना बजे, 2:30 बज गया। हाँ, और स्टे सेफ। कोई अगर आपको कोई डाउट है सब्जेक्ट रिलेटेड, या आप लगता है कि आप मुझसे कोई अपनी पर्सनल प्रॉब्लम, फैमिली प्रॉब्लम अगर आपको शेयर करना है, कुछ प्रॉब्लम है, कुछ मेरे से कोई मदद हो सकती है, अगर आपको लगता है कि मैं आपकी कोई मदद के काबिल हूँ, तो यू कैन एक्चुअली कॉन्टैक्ट मी। यू हैव माई नंबर। अच्छा, आई डिड नॉट गिव यू माई नंबर। वेट, ये हटाऊं।
हट जा भाई। है ना सर ग्रुप पे जिससे लिंक भेजे थे। हाँ जिससे लिंक भेजा था वो, एक सेकंड को ये मैं फिर से बताओ ना सर, फिर से बताओ ना। ये है मेरा नंबर, दिख रहा है आपको स्क्रीन पे? नहीं दिख रहा सर। नहीं दिख रहा? अरे सर ब्लर आ रहा है सर, ब्लर आ रहा है। ब्लर है। सर जान दो, आप ग्रुप में भेज देना, अभी के लिए काफी है। रुकिए। It is 9324266158. Right. This is my number. You सर can. अटेंडेंस हो गई अटेंडेंस, ठीक है। यू कैन कॉन्टैक्ट मी। कर लिया। हाँ रिकॉर्ड कर लिया बेटा, ठीक है। अरे अटेंडेंस का टेंशन मेरे से मत लो यार, ऐश करो। मेरे को चाहिए कि मेरे क्लास में जेन्युइन बच्चे बैठे हैं। तुम लोग नहीं बैठोगे और मैं भी, उसका भी मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिसको पढ़ना है वो बैठेगा, जिसको नहीं पढ़ना है उसको मैं जबरदस्ती पढ़ाऊँ तो फिर वो दूसरों के लिए तकलीफ बन जाता है। मेरे लिए तो बनता ही है, बाकी जिनको पढ़ना है उनके लिए भी तकलीफ बन जाता है। तो मैं जब क्लास में भी पढ़ाता हूँ तो आई रिक्वेस्ट यू पीपल कि यार बेटा तुम अटेंडेंस मार्क करो, तुम चले जाओगे, तुमको नहीं पढ़ना है। तो जिनको पढ़ना है उनको तरीके से पढ़ने दो, ठीक है। तो अटेंडेंस मेरे साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है। अटेंडेंस का मैं आपके साथ, मेरे को आपकी लाइफ बर्बाद नहीं करनी है कि अटेंडेंस मार्क करो। जिनको पढ़ना है, देखो सबने पैसा भरा, सबने फीस भरी है तो सब आएंगे। और अगर मैं उस तरीके से पढ़ाऊँ जो सबको इंटरेस्टिंग लग रहा है और टॉपिक थोड़ा समझ में आ रहा है तो पब्लिक आती है, बच्चे आते हैं यार, ठीक है। तो अटेंडेंस का प्रॉब्लम नहीं है मेरे साथ। बस अपना दिल लगा के आओ, और जितना भी टाइम आप इन्वेस्ट कर रहे हो मेरे साथ ये सब्जेक्ट पढ़ने में उतना जेन्युइनली पढ़ो, ताकि जब ये आप स्क्रीन बंद करो, मुझे लॉग आउट करो, तो आपको जितना मैंने पढ़ाया है वो आपको आना चाहिए। बस इतना ध्यान में रखो, उससे ज्यादा मेरे को कुछ चाहिए नहीं। मेरे को वैसे भी कुछ मिलने वाला नहीं है, ना अच्छी चीज है ना बुरी चीज है। मैं अपना काम करने आया हूँ। तो आपको जो डाउट है वो मुझसे पूछो, आई एम हैप्पी टू हेल्प, ठीक है। चलिए सेशन एंड हियर, ओके। चलो अस्सलाम वालेकुम, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।